बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप आज भी बिल्कुल ठीक हैं, एक्सप्रेसो लगा के बैठ चुके हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं हमेशा की तरह अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, दिन का आगाज बहुत अच्छा होगा। इन केस अगर अच्छा नहीं हुआ तो एज यूजुअल आप एक्सप्रेसो ट्यून करें, क्योंकि आज के शो में बहुत कहते हैं ना, हमारा प्रोड्यूसर क्या कहते हैं, जूसर ब्लेंडर है। जूसर ब्लेंडर सब बहुत कुछ है, सब बहुत सारी वैरायटी है, सेगमेंट्स की शक्ल में, न्यूज की शक्ल में। सो इट्स गोना बी फन। बिल्कुल इट्स गोना बी फन। और आज के शो को लेकर कुछ ऐसी अगर मुल्की सूरत हाल की बात करें, खास तौर पे सियासत की सूरत हाल, तो कुछ काबू में आती नजर आती है, क्योंकि हुकूमत ने इजाजत दे दी है अपोजिशन को कि आप एहतजाज करें। इनके साथ साथ कोरोना की जो सूरत हाल है वो मुसलसल चल रही है और इसमें एहतियात मुसलसल रिकमेंड की जा रही है। ताहम एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था कि जब अपोजिशन का एहतजाज पीक पकड़ता है तो कोरोना की खबरें भी पीक पकड़ जाती हैं। कहीं ना कहीं इसमें फिर लोगों को डाउट होने लगता है। ये लाजमी है कि इसका जो मोमेंटम है वो रहना चाहिए, यानी कि आप लोग इसकी एहतियात करते रहे और हम इस पर बात करते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप सियासत की वजह से थोड़ा सा इधर उधर आपका ध्यान जाता है, लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं भूला कि कोरोना अभी भी है और आप उससे लड़ रहे हैं और आपने एहतियात करनी है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बहुत उदास खबरें भी हैं ना। उदास खबरें भी हैं, लेकिन इसमें मैं एक चीज और भी ऐड करूं, क्योंकि मैं कहने ये लगा था कि पहले इतनी मुश्किल से हमने लोगों को मनवाया है कि कोरोना है, तो अभी जब बीच में सियासत मिक्स हो जाएगी तो फिर शायद मसाइल ज्यादा हो जाएंगे। खैर, दूसरी सबसे अहम बात यह है कि सर्दी जो कि बहुत ज्यादा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हीटर्स के सामने बैठे हुए एकदम से सर्दी क्यों नहीं कर रहे? आप सर्दी की बात क्यों? आपने रोक दिया मुझे बस ये बात करके। मैच हार गए हम डियर व्यूअर्स। अभी हमें पता चला है कि पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच भी पाकिस्तान हार गया और सिर्फ 186 रन के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई। और एक बस करिए, दिल उदास हो रहा है मेरा। हेडलाइंस देख लें। हेडलाइंस देखते हैं। सानिया मच के लवाहिकीन का धरना जारी। वजीर आजम खुद धरने के मकाम पर पहुंचे और तहफ्फुजात की यकीन दहानी कराएं, शुरा का मुतालबा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर शिकस्त देने का अज़्म। ऑपोजिशन कंफ्यूजन का शिकार, हुकूमत ने पीडीएम तहरीक को गैर मौसर करार देकर इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाजत दे दी। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी में अहम पेशरफ्त, हुकूमत ने वैक्सीन की खरीदारी के लिए पेपरा रूल से इस्तिस्ना की मंजूरी दे दी। लोग मादरी जबान में बात करने में शर्म क्यों महसूस करते हैं, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। बैनुल-अक़वामी बाइक रेसिंग ट्रैक्स पर पाकिस्तानी परचम लहराने वाले मोहम्मद उस्मान गनी होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। जी, हेडलाइंस आपने जानी और हमें उड़ती उड़ती खबर मिल गई कि आज लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है, बादल नीचे आपको उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमें पोर्ट्रे किया गया। पता नहीं अब ये एग्जैजरेशन ना हो, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ बुरबन टाइप की फील आ रही है बाहर की मौसम को देख के। ज्यादा हो गया। अच्छा तरह लाहौर में जो लोग हमें देख रहे हैं, हैव अ नाइस डे, अच्छा सा मौसम एंजॉय करें। हम आपकी मौसम को थोड़ा सा खराब पहले करेंगे, तो कुछ सियासत की बात करके बड़ी खबर के अंदर एंड देन बेहतर भी करेंगे। लेकिन टेम्परेचर अच्छा मौसम की सूरत हाल बहुत जल्दी में इमरान आज। अच्छा जी, लाहौर का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम होने वाला है 18, जबकि मिनिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 9 रहने वाला है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मेन पॉल्यूटेंट है 92 यूएस, और उसके साथ साथ कलाम के वेदर की अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो रहने वाला है वो 3 और मिनिमम -6 होगा। सो बहुत सर्दी है। जो लोग गए हुए कलाम एग्जैक्टली कलाम के साथ ही फिर सवाद भी है, तो हम सवाद के बारे में भी बता देते हैं। यहाँ पे -1 ज्यादा से ज्यादा, ओ माय गॉड, एंड -8 -8 होगा कम से कम टेम्परेचर जो यहाँ पे रहने वाला है। इसके साथ एक और इंतहाई सर्द मकाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी अय्याम ज़ियारत में गुजारे थे। ज़ियारत रेजिडेंसी भी है वहाँ पे, 6 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहने वाला है, -11। तो दिस इज समथिंग यू नो, आप देख सकते हैं इस वक्त सारे पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और बहुत सारे लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। हम तो सिर्फ देख सकते हैं। खैर, अब नहीं रोकिएगा मुझे, अब मैंने बतानी है बड़ी खबर जी। बड़ी खबर में बात करेंगे सियासत की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो कह लें एक लड़ाई है, बदसतूर जारी है। दोनों तरफ से भरपूर बयानबाजी की जा रही है, ताहम पीडीएम इस्तीफों और इंतखाबात से मुतल्लिक कश्मकश से दो जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का मामला भी मार्च तक मौखर करने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे हुकूमत के एतमाद में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। वजीर आजम ने पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के सामने 19 जनवरी को एहतजाज की इजाजत दे दी है और वाजे किया है कि पीडीएम को एहतजाज का शौक पूरा करने दिया जाए। किसी किस्म की
कोई रुकावट न डाली जाए। और दूसरी तरफ बात करें हुकूमत और अपोजिशन की, तो सियासी लड़ाई में अवामी मसाइल मुसलसल नजरअंदाज हो रहे हैं। महंगाई की बात करें, तारीख की रिकॉर्ड सतह पर है और इस्लामाबाद जैसे कहले पुरअमन शहर में जराइम की वारदातें भी बढ़ चुकी हैं। दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, कुछ दिन पहले तो F6 में हमने देखा कि डकैती की वारदात हो गई, जो कि बहुत ही सेफ सेक्टर समझा जाता है, आपने जिक्र किया। और इसके साथ साथ एक बात जो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से आपने की ना, जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि हम आपको खुली इजाजत देते हैं, तो मुझे डाउट ही होता है कि जब एहतजाज होगा तो फिर कंटेनर लग जाएंगे। खैर, इसके साथ एक और इंतहाई अफसोसनाक वाकया आपको मालूम है, साने मच की हम बात करने वाले हैं, जहाँ पे 11 मजदूरों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वहाँ पे लवाहिकीन इस वक्त सख्त सर्दी के बावजूद मैयतें रखकर चौथे रोज भी धरना दिए बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। धरने में नन्हे बच्चे, खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब वहाँ पे गए थे वफाकी वज़रा के मुज़ाहिरीन से, जो उन समेत जो दीगर वफाकी वज़रा थे, उन्होंने कोशिश की कि वहाँ पे मुज़ाकरात की जाए, वो नाकाम हुए। लवाहिकीन का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद आएँ, सूरत हाल का जायज़ा लें, इंसाफ की यकीन दहानी कराएँ। लेकिन वज़ीर आज़म ने खुद जाने के बजाय वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और जुल्फ़ी बुखारी को भेज दिया उधर। अगर एक इसके साथ ही लिंक्ड एक बड़ी खबर की हम बात करें जो कि अमन व अमान से ही मुतल्लिक है, तो वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। इसमें अस्करी क़यादत ने साने मच के हवाले से उनके शोहदा और लवाहिकीन को खुसूसी तौर पर ख़िराज अक़ीदत भी पेश किया और इस अज़्म का इज़हार किया कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर शिकस्त दी जाएगी और शोहदा की कुर्बानियाँ ज़ाय नहीं होने दी जाएंगी। सो चूँकि हम साने मच की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो उनका अल्टीमेट एक डिमांड है वो प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे आना है। प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा आएँ और तसल्ली दें हमें। इसके साथ साथ जो भी सिचुएशन है, हमने विजुअल्स भी आपको सुबह के दिखाए कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। सख्त सर्दी है, लोग धरना दिए बैठे हैं। हमारे इस वक्त नुमाइंदे मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। बलूचिस्तान के मौसम की बात कीजिए तो सख्त सर्दी है, चौथा रोज़ हो चुका है, धरना जारी है, बच्चे हैं, खवातीन हैं, धरना दिए बैठे हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और जुल्फ़ी बुखारी भी आए थे मुज़ाकरात के, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए वो मुज़ाकरात। आप लवाहिकीन से भी मुलाकात हुई, क्या अभी आप सिचुएशन देख रहे हैं वो, जबकि उनका मुतालबा भी यही है कि वज़ीर आज़म खुद वहाँ पर आए और उनको यकीन दहानी कराएं? जी बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल गुज़िश्ता रात जो है वफाकी वज़रा आए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक वो आए और धरने के शुरा जो कि गुज़िश्ता 4 रोज़ से यहाँ पर कोयटा के मगरबी बाईपास पर बैठे हुए हैं और उनका सिर्फ यही मुतालबा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुद यहाँ पर आएँ और उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करें। तो गुज़िश्ता रात आने वाले वक्त ने धरने के शुरा से और जितने भी लवाहिकीन शोहदा से उनसे मुकम्मल तफसीली बातचीत की। रात 3 बजे बाकायदा तौर पर यहाँ से वो जो है यहाँ से चले गए। आज किसी भी वक्त इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ आएंगे और धरने के शुरा से भी मुलाकात करेंगे। उससे कबल जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोयटा में एक आला सतही इजलास की भी सदारत करेंगे। ठीक है अकरम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी तक हमें तो यही मालूम है कि महज मुतालबा यही है कि वज़ीर आज़म खुद आके इंसाफ की यकीन दहानी कराएं, लेकिन क्या कुछ मुतालबात उन्होंने सामने रखे हैं, मीडिया को आपको बताए हैं कि जब वज़ीर आज़म आएंगे तो उनके सामने ये मुतालबात भी रखे जाएंगे? कुछ ऐसी अपडेट है आपके पास? जी हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 4 रोज़ से हम इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके यही मुतालबात हैं कि बार बार हज़ारा कमेटी के साथ इस किस्म के वाक़यात होते हैं, उन्हें जो है धरना देने की जो है। मोहम्मद अकरम, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त हमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं लाइव ऑन टेलीफोन लाइन। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस वक्त हमें इस हवाले से क्या करते हैं। शेख साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। समहाउ इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग फॉर पाकिस्तान सिंस लास्ट 3-4 डेज। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, आप गए भी वहाँ पे, हमने आपको देखा भी और बातचीत भी हुई, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। सबसे पहले तो इस ताज़ा तरीन सिचुएशन के ऊपर इस वक्त बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर, गवर्नमेंट क्या सोच रही है? क्या प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं या नहीं जा रहे? क्या बात हुई? कल आपकी मुलाकात भी हुई थी वज़ीर आज़म से। अभी तो ये फैसला नहीं हुआ कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, ये नहीं मुझे मालूम वो क्या फैसला करेंगे। दिस डिसीजन इज विद पीएम। ठीक है, ठीक है। तो और जहाँ तक के उनके 8 मुतालबे हैं, 7 मुतालबे हमने मान लिए। ठीक है। 8वां मुतालबा कि सूबाई हुकूमत जो है वो खत्म की जाए, ये ना मेरी जुरिस्डिक्शन में है ना मरकज की जुरिस्डिक्शन में है। 8 में से 7 मुतालबे ये इंटरनेशनल साजिश है इन बेचारों के खिलाफ, इनको शहीद करने की। ये गैर मुल्की एजेंडा है पाकिस्तान में इंतशार और खलफशार फैलाने का। ये लोगों को समझना चाहिए कि एक अनडिक्लेयर वॉर जो है अंदर से, पाकिस्तान के अंदर से बिल्ड की जा रही है ताकि अंदर से इंतशार पैदा हो। सो उसके लिए हमने उनके साथ जो जायज़ मुतालबे हैं वो मान लिए। 8वां मुतालबा मेरा ख्याल है वो
उनका कोई। हजारा बरादरी के हवाले से बात की जाए तो माजी में भी कुछ ऐसे वाकयात हैं और अभी हम 2 साल पहले भी ये वाकया जी बिल्कुल उनके अभी हम एहतजाज में भी देखें तो धरने में भी देखें, वो इस हवाले से प्ले कार्ड उठाए हुए हैं कि हमें वादा किया गया था, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब आई थी उन्होंने कहा था कि हमें इंसाफ मिलेगा। ऐसे वाकयात अगर होते रहेंगे तो जो एक कौन नहीं चाहता कि उनको इंसाफ मिले। अब आपको बता तो नहीं सकते ना, काफी लोगों को लोग कैफरे करदार पे पहुंचे हैं। टेररिस्ट जो है, जो सूरत हाल है दुनिया में, जो एक सिलसिला सारी दुनिया में जो साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के दुश्मन, उनको कौन नहीं चाहता वो खत्म हो, लेकिन टाइम लगता है। आज चौथा दिन है, नहीं छोड़ेंगे इनको जिन्होंने ये वाकया किया। उधर पूरा सर्च ऑपरेशन हो रहा है, कोने कोने में एफसीबी सर्च ऑपरेशन कर रही है और एक बहुत बड़ा इलाका है जिसको सर्च किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला इन मुजरमों को कैफरे करदार पे पहुंचाएंगे। ठीक है, अगर इतने दिन गुजर गए, 11 मय्यतें पड़ी हुई हैं, वजीर आजम उसके बावजूद आपने कहा दिस डिसीजन इज विद पीएम, अगर नहीं जाते तो इसकी क्या वजह होगी, क्यों नहीं जाते? क्योंकि दादरसी तो करनी चाहिए, वाकया तो बहुत बड़ा है शेख साहब, 11 पाकिस्तानी। मैं भी इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे गया हूँ और 2 मिनिस्टर आज अहले तशरीह हजरात से उनके बहुत अच्छे मरासम हैं, उनको भेजा गया है और वो भी इस वक्त उनसे, मुझे नहीं पता शाम उनकी लास्ट मीटिंग कब हुई है। मैं खुद धरने में बैठा हूँ जी, सारी दुनिया ने मुझे रोका कि धरने में आप ना जाए, आप वजीर हैं, लेकिन मैं गया, मैंने वहाँ फातिहा की, उनके अफसोस में शरीक हुआ। हुकूमतें इतना ही करती हैं ना, बाकी जो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जाएं, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब का है। नहीं बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पूरी कौम उनके साथ है। कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको मैनिपुलेट किया, इस वाक़े को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। हाँ। इंटरनेशनल मीडिया में भी यूरोप में पकड़े गए हैं कई सौ लोग जो इंडिया के पेमेंट पे यूरोप बेस जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक तहरीक चला रहे हैं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उसको देख रही है। शेख साहब, इस पे फाइनल कॉमेडी कब तक सॉर्ट आउट होता नजर आता है मामला? मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, अभी देखें 2 वजीर वहाँ बैठे हुए हैं, क्या फैसला करते हैं। ठीक है, जरा आपकी मौजूदगी फायदा उठाते हुए जरा सूरत हाल पे बात करते हैं। जो मुल्की सियासत है, वजीर आजम ने पीडीएम को 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाजत दे दी है। एज ए मिनिस्टर आपको क्या लगता है कि इस इजाजत से क्या जो कि नतीजा सामने आएगा? क्योंकि वो तो इस बारे में कह रहे हैं कि उनको आपने कंफ्यूजन का शिकार कर दिया और हुकूमत इस मामले में बड़ी सेटिस्फाइड दिखाई। और ये आपके दफ्तर के नजदीक ही है शेख साहब एहतजाज? सारे ही दफ्तर वहाँ है, हाउस भी उधर है, सुप्रीम कोर्ट भी उधर है। देखें, अगर वो कानूनी मसला कोई ना पैदा करेंगे तो कानून हरकत में नहीं आएगा, अगर कोई कानूनी मसला पैदा करेगा तो कानून हरकत में आएगा। बेफिक्र हो गए आप, आपने इजाजत दे दी है कैपिटल में आने के लिए, अगर तादाद बढ़ गई, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं इस वक्त और वैसे ही आप एक सियासी तौर पे बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, लोग फौरन ही नाम ले लेंगे कि शेख साहब मैनेज नहीं कर पाए, तो आप इजी हैं शेख साहब? कुछ नहीं, मैं इजी हूँ जी। अब पीएम का हुक्म है कि ठीक है आने दें तो आने दें, जो होगी देखी जाएगी। देखें, जब ब्रिज आएगा तो उसको क्रॉस करेंगे ना। अगर वो अमन से आते हैं, एहतजाज करते हैं, तो एक इनका जमहूरी हक है। पिछली दफा तो धरने में मौलाना साहब के जो शुरका थे, वजीर आजम ने चेयरमैन सीडीए को कहा था कि जाके उनको बारिश से बचाएं। अभी भी जनवरी का मौसम है, बारिश का मौसम भी है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि शेख साहब भी कोई ऐसा ऑर्डर करेंगे अपने मातहत इदारों को कि सपोर्ट करें जो वहाँ पे शुरका आ रहे हैं, उनको जरा। मुझे ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली, मुझे ऐसी कोई हिदायत नहीं। आप खुद भी तो सियासी वर्कर है सर, सियासी वर्करों का ख्याल रखने वाले आ रहे हैं, तो मैं यही कर सकता हूँ ना कि उनको कोई रुकावट ना हो उनके रास्ते में। ठीक है, ठीक है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस अहम मौजू पे हमसे बात की और हमें ज्वाइन किया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद और उनका कहना था कि इस वक्त मैं इंटीरियर मिनिस्टर जरूर, लेकिन अपने बिहाफ पे कोई बात कर नहीं सकता। अकरम साहब अगर हमारे साथ लाइन पे हैं तो दोबारा उनसे बात कर लेते हैं। बात हम कर लेते हैं। मोहम्मद अकरम साहब, क्या सिचुएशन है? क्योंकि अभी आप हमें बता भी रहे थे कि आपके मुताबिक आपको जो इतलात है कि वजीर आजम आज आएंगे और इनसे मुज़ाकरात करेंगे, क्या अपडेट्स हैं? जिस तरह से इमरान ने पहले भी पूछा था कि इनके मुतालबात जो हैं, हमें शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि 8 में से 7 मुतालबात उनके मान लिए गए हैं और एक मुतालबा है अलग जो मामले का एग्जैक्टली वो उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। तो क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से धरने के शुरा और शोधा के जो लवाकिन है उनके वाकई हकीकी तौर पर जो है 7-8 मुतालबात थे, जिनमें सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि जो ना इलाके में क्लीन स्वीप किया जाए और बाकायदा तौर पर जो भी इलाके हैं, मच हो गया, बोलान हो गया, इन इलाकों में बाकायदा तौर पर ऑपरेशन किया जाए और इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत की मुस्ताफ़ी होने का भी उन्होंने मुतालबा रखा था। और जितनी भी हज़ारा बरादरी हैं उनको कोयटा शहर में हर जगह पर तालीमी अदारों में, बाज़ारों में, कारोबार में तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। सूबाई हुकूमत मुस्ताफ़ी और उसके साथ साथ ये हज़ारा टाउन, मरियाबाद, मैं आपको बता दूं ये वो इलाके हैं जहाँ पर इनकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। आने में जो आम लोग हैं उनको भी बड़ी दुश्वारी का सामना होता है। तमाम मुतालबा तस्लीम कर लिए गए थे। आज इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि
वजीर आजम पाकिस्तान जो आएंगे उसके बाद ही इनको जो है जितनी भी तसल्लियां हैं वो देंगे। और ये भी जो है एफसी ने मच में गुज़िश्ता रात एक ऑपरेशन भी किया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पे एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है। वो भी इनकी एक डिमांड थी कि उन मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन किया जाए। ठीक है, तो मुतासरा गुज़िश्ता इलाकों रात में एक ऑपरेशन किया भी जाए और गया है। ऑपरेशन भी किया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इससे और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है हमारे नुमाइंदे के मुताबिक कि वजीर आजम आज जाएंगे, लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि आज प्राइम मिनिस्टर वहां जाएंगे और इनसे मुज़ाकरत करेंगे या नहीं। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बात करते हैं कोरोना वायरस की, जो कि हम मुसलसल ही करते रहते हैं, आपको आगाह भी करते रहते हैं। वायरस की तेज़ी से अब भी जारी हैं, अमवात का अफसोसनाक सिलसिला भी बरकरार है। अगर इसकी वैक्सीन के बारे में बात करें तो अब अच्छी खबरें वंस अगैन आ रही हैं। हुकूमत ने चीनी कंपनी से वैक्सीन खरीदने के लिए ऑर्डर बुक कराने का फैसला किया और वफाकी काबीना ने इसके लिए पेपरा रूल से इस्तिस्ना की मंजूरी दे दी। अच्छा, एक जानिब तो ये हंगामी तौर पर अच्छा है, लेकिन कल कला जब प्राइसेस की बात हो तो इसमें खुदा न खास्ता कोई करप्शन के मामला न निकल आए। ये उनसर इसके अंदर बहरहाल मौजूद है। इस पर भी हम बात करते रहेंगे। और उधर रूस ने भी पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी की दूसरी पेशकश कर दी है। बिल्कुल, और वैक्सीन के हवाले से कहा जा रहा है कि 91.4% ये मौसर है। और वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी निजी शोबे को पेशकश कर चुके हैं कि वो किसी भी जाती तौर पर किसी भी मंजूरशुदा आलमी कंपनी से वैक्सीन खरीद सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद, जो कि आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ताल्लुक है उनका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बात करें कि ये कोविड के हवाले से और वैक्सीन के हवाले से बड़ी अच्छी पेशरफ सामने आई है। निजी कंपनियों को भी कहा गया है, गवर्नमेंट भी इस हवाले से चीनी जो कंपनी है उससे उन्होंने ऑर्डर बुक कराया। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है एंड होपफुली सून हमारे पास ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बट ऑल्सो निजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैक्सीन आना शुरू हो जाएंगी। प्रॉब्ली गवर्नमेंट वाली वैक्सीन पहले आएगी एंड एग्जैक्टली कौन सी आएगी, आई गेस चीनी वाली, मगर जैसे आपने बोला कि रशियन वालों ने भी अभी दोबारा से उन्होंने ये पेशकश की है। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले हमारी बात हो रही थी डॉक्टर अब्दुल बारी से और उनसे हमने डिस्कस किया था कि इस वैक्सीन को लगाने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा। तो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स तो बर्डन हैं, कुछ ओवर बर्डन भी हैं। तो बात ये जिक्र ये हो रहा था कि शायद एक्सपो सेंटर को कराची के अंदर इस्तेमाल किया जाए या हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ। तो मैकेनिज्म आपके पास क्या है बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, क्या मैकेनिज्म हो सकता है कि सब लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, इफेक्टिवली पहुंचे? तो फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्टैंड पॉइंट तो जो मैकेनिज्म सेट किया गया वो एक्सपो सेंटर में ही होगा, जहाँ पे बूथ्स लगे होंगे और हेल्थ केयर वर्कर्स आके वहाँ पे अपना वैक्सीनेशन कराएंगे। एंड ये हर अस्पताल से उन्होंने एक लिस्ट भी तैयार कर ली है कि कौन कौन से लोग जाएंगे और ये नादरा से कनेक्टेड होगा। एंड रोज के बाद आई थिंक 5,000 और 100 लोग इसमें वैक्सीनेट होंगे ताकि जल्दी से इनको वैक्सीनेट कर दें। अस्पतालों के अंदर भी आई थिंक जैसे हमारे अस्पताल के अंदर हमने भी एक प्लान तैयार कर दिया है कि अगर हमारे पास वैक्सीन आती है या अगर जो लोग इस स्कीम के तहत कवर नहीं होते उनको कैसे उनको कवर करने और कैसे निशानदी करने की इन लोगों को वैक्सीन जल्दी लगानी। ठीक हो गया, ठीक है। डॉक्टर फैसल, कोविड की जो हम यूके वाले स्ट्रेन की लास्ट टाइम भी जब आपसे डिस्कशन हुई थी तो अभी अब तो हमारे पास जो कंफर्म बात है कि केसेस रिपोर्ट हुए हैं और सार्स कोविड-2 टेस्ट कराने के भी हवाले से जो ब्रिटानिया से लोग आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है अब कितना खतरनाक। आई थिंक इसके लिए ड्रैप वगैरह जो हमारे जो रेगुलेटरी ऑलरेडी अथॉरिटीज हैं जो कि दवाइयों के स्टैंडर्ड देखती हैं, वैक्सीन स्टैंडर्ड देखती हैं, वही सिस्टम इसमें चलेगा कि अगर कोई इंपोर्ट करता है अनदर वैक्सीन तो उसकी अप्रूवल की जरूरत होगी एंड देन आप स्टैंडर्ड उस तरह से मेंटेन करेंगे। सो इसके मैकेनिज्म तो ऑलरेडी सालों से चल ही रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हंगामी सूरत हाल की हम डॉक्टर फैसल बात करें, ओबियसली हंगामी सूरत हाल हमेशा नहीं रहनी और अच्छी कौमें वही होती हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हैं। कोविड के साथ तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमने कोविड के साथ रहना है, तो जब हम इस मैकेनिज्म की तरफ आते हैं वैक्सीनेशन के, तो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर कुछ ऐसा तरीकाकार हमें लाना पड़ेगा कि वैक्सीन भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, दीगर वैक्सीन की तरह जैसे बच्चों को दी जाती हैं या बड़ों को दी जाती हैं, ताकि कोविड से मुकम्मल तौर पर महफूज हों? बिल्कुल। सो जब हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जैसे आपको मालूम है कि हम फेजेस में बात करते हैं कि पहले तो उनको हंगामी सूरत में देते हैं जिनको या फिर बहुत शदीद बीमारी होगी या वो लोग जिनको बीमारी लगने का चांस ज्यादा है, यानी कि हमारे ज़ईफ लोग या हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स। मगर ये तो हमारे सिर्फ 7-8-9% ऑफ द पॉपुलेशन है। बाकी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए फिर ओवर द ईयर्स फिर इनको हम लोग करते रहेंगे। शायद ये हमारे बच्चों के वैक्सीनेशन में शामिल ना हो, याद रखें ये वैक्सीन बच्चों में इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, मगर बड़ों को एक एक करके हमको ऑब्वियसली वैक्सीनेट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर फैसल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। उमूर वबाई उमूर के माहिर हैं अमराज के और
उनका ये कहना था डॉक्टर फैसल का कि वैक्सीन का आना खुशाइंद है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। विद द टाइम ऑब्वियसली वी हैव टू लिव विद द कोविड, सो एहतियात इसके साथ आदत हो जानी चाहिए और अभी एहतियात फिर हो गई है। करनी अब और हाँ, कितनी हो? नहीं एहतियात करनी है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो हम एक्सप्रेसो में बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात आपकी करवाते हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बाइक रेसिंग के हवाले से। बाइक रेसिंग का जुनून पूरी दुनिया के नौजवानों में पाया जाता है और बाइक रेसिंग के मुकाबले भी करवाए जाते हैं जिसमें पूरी दुनिया से बाइकर शिरकत करते हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाने वाले हैं जिन्होंने सब्ज और सफ़ेद मोटरसाइकिल को बैनुल-अक़वामी तौर पर मशहूर और तेज तरीन मोटरसाइकिलिस्ट के साथ आज रेस में बतौर पाकिस्तानी शामिल होकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया और पाकिस्तान का परचम लहराया। हम बात करें मोहम्मद उस्मान गनी की, जो कि वाहिद पाकिस्तानी है और जिनके पास FIM रेसिंग लाइसेंस और कोचिंग लाइसेंस भी मौजूद है। बिल्कुल, उस्मान से आपकी मुलाकात बराह रास्त करवाते हैं। विजुअल्स आप देख रहे हैं किस तरीके से वो बाइक चला रहे हैं। उस्मान, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हुई आपकी सुबह हमारे साथ? आज एक्सप्रेसो है आपके साथ। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। यू नो ऐसा स्पोर्ट है कि जिसके ऊपर इतनी फोकस नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ आके यू नो देख रहा हूँ किस तरीके से वैसे ज्यादातर जो दीगर स्पोर्ट्स के लोग होते हैं उनको शिकायत होती है एंड वी अग्री ऑन दिस कि हम ज्यादा बहुत सारे दीगर स्पोर्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। सो आपसे हम जानना चाहेंगे आपको बाइक रेसिंग का शौक कैसे हो? वैसे तो नॉर्मली लड़कों में शौक पाया जाता है, लेकिन आपका जो शौक के लिए उसका इनिशिएट कहाँ से हुआ? वो मुझे असल में बचपन से बहुत शौक था गाड़ियों का, बाइकों का, प्रीटी मच एनीथिंग विद व्हील्स ऑन। तो ये था कि जो मेरे बड़े भाई हैं और अब्बू हैं उनको भी गाड़ियों का शौक था, तो घर में एक यू नो वैसी मोटर स्पोर्ट्स की बातें होती रहती थी, गाड़ियों की बातें होती रहती थी। लेकिन जब बड़ा हुआ तो वो बाइकों से हटके थोड़ा गाड़ियों से हटके थोड़ा बाइक्स पे भी आ गया, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने बाइक ली थी तो उसने कहा एक बारी चला के देखो। जब मैं उस बाइक चलाई तो मैंने कहा दिस इज माय पैशन, दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू डू। तो वहां से एक ऐसा शौक लगा कि और उसके बाद कभी खत्म ही नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए हम भी चाहते थे कि आपको मॉर्निंग शो के अंदर आपको सबसे पहले लोगों के सामने लेकर आएं ताकि लोग आपको देखें और हम अपनी एक्सक्लूसिविटी जो है वो बरकरार रखें। अच्छा उस्मान, अब ये बताइए कि ये बाइक चलाना या बाइक्स को अफोर्ड करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, बहुत मुश्किल काम है, बड़ी महंगी बाइक्स होती हैं। तो आप जो बाइक चलाते हैं, एक तो ये कि उस किस्म की बाइक्स चलाना किस हद तक उसको मेंटेन करना मुमकिन होता है आपके लिए, नंबर वन। और पाकिस्तान में तो ट्रैक्स नहीं है, सिवाय एक वो कराची में आप चुके हैं तो सीवीयू के रोड के कोई जगह नहीं है जहां पे लोग बाइक्स चला सके, हैवी बाइक्स खास तौर पे। कैसे मैनेज करते हैं आप? मैं असल में यहाँ पे रेस नहीं करता। मैं रेस करता हूँ दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत, यूरोप के अंदर, इटली, स्पेन वगैरह के अंदर। सो देयर डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट ट्रैक्स। बट बाइक मेंटेनेंस का और यू नो बाइक को समझने का होता है कि जब आप बाइक चलाना स्टार्ट करते हैं तो काफी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको से बाइक चलानी आती है, बाइक के बारे में कुछ नहीं पता होता। मेरा एक है कि आई एम वेरी इंक्विजिटिव, मुझे हर चीज को जानने का बहुत शौक है, हर चीज को यू नो खोलने का, देखने का किस तरीके से हो रहा है। तो उसी लिहाज से आई वाज ऑलवेज इनटू बाइक्स। मैं हमेशा अपनी बाइक जो भी चला रहा होता था मैं उसको खोल के सर्विसिंग करना, सब कुछ खुद किया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरी पूरी एक टीम है तो मुझे ये सारे काम करने नहीं पड़ते, तो आई जस्ट टेल देम कि बाइक में क्या मसला है। अच्छा उस्मान, मैं ये भी जानना चाहूंगी, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने पाकिस्तान को मुख्तलिफ जगहों पर रिप्रेजेंट किया और ये हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। अब चूंकि आप जिन ममालिक में रेसिंग कर चुके हैं उस हवाले से भी बताइएगा, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रैक है रेसिंग जो आपने अभी तक की है, रेस में हिस्सा लिया है, वो कौन सी जगह थी? देखें, पूरी दुनिया में मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूँ तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मैं जिस मुल्क भी जाता हूँ, जिस ट्रैक पे भी जाता हूँ, उस ग्रिड के अंदर यू नो पाकिस्तान का झंडा जो होता है मेरे सूट पे हमेशा होता है। तो वो एक यू नो इस चीज़ के ऊपर मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि यू नो पहला पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान को इस तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग जो भी मुझे मिलते हैं वो ना कभी पहले पाकिस्तान आए होते हैं या पाकिस्तानियों से मिले भी नहीं होते, तो उनका जो पर्सपेक्टिव होता है पाकिस्तान के ऊपर वो थोड़ा डिफरेंट होता है, आपको पता है। तो उनसे बात करके दे आर नाउ टू अ पॉइंट कि मेरी पूरी टीम जो है, पूरी ग्रिड वाले, उन सबको पाकिस्तान आने का बहुत शौक है। तो इंशाल्लाह उन सबको पाकिस्तान उनको लाएं आप, हम जो पाकिस्तान दिखाएं और सैर कराएं और उन्हें लाहौर भी लेकर आए। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको जरूर पाकिस्तान लेके आऊंगा इंशाल्लाह। जो सबसे इंटरेस्टिंग रेस, सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, फिलिप आइलैंड। अच्छा। फिलिप आइलैंड का जो ट्रैक है उसके ऊपर सबसे बड़ा जो मसला होता है आप जब रेस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो ये कि इट्स जस्ट द व्यूज।
वहाँ वो इतना खूबसूरत ट्रैक है कि आप बाइक चलाने के ऊपर जो आप अक्सर जो यू जस्ट फाइंड योरसेल्फ कि आप देख रहे हो वहाँ समंदर भी है बिल्कुल, तो 2-4 ऐसे कॉर्नर्स हैं कि आप उसके ऊपर आते हैं वेरी हाई स्पीड, आप जैसे ब्रेक दबाते हैं ऑल यू सी इज सामने एक खूबसूरत सा बीच और सामने समंदर, तो वो देख के बंदा इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि यू रियली डोंट गेट टू आप भूल जाते हैं कि दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रैक। अच्छा, आई एम इंटरेस्टिंग इन नोइंग आपने जो FIM रेसिंग लाइसेंस है, हमारे पास आपके इंट्रोडक्शन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है, व्हाट दिस लाइसेंस इज, और क्या ये कोई भी ले सकता है या इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए, ये क्या है रेसिंग लाइसेंस? सो आप ट्रैक डे के ऊपर आप बाइक चलाना है, प्रैक्टिस करना कोई भी कर सकता है, लेकिन टू रेस ऑफिशियली आपको उसके लिए एक स्पेशल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है जो कि FIM से इशू होता है। और उस रेस लाइसेंस को लेने के लिए आपको 3 टेस्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं। एक आपका रिटन टेस्ट होता है विच इज मोर अराउंड के आपके फ्लैग के ऊपर कौन से फ्लैग का क्या मतलब होता है ट्रैक के ऊपर, ट्रैक एटिकेट्स और मैनर्स के लिहाज से। फिर आपकी एक असेसमेंट होती है ऑन ट्रैक, जिसके अंदर एक कोच होता है FIM का जो कि आपके साथ बाइक चलाता है ऑन ट्रैक। वो ये देखता है कि आप हाई स्पीड्स के ऊपर दूसरी बाइकों के साथ कितने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि जब आप रेस स्टार्ट होती है कोई 30 बाइकें होती हैं, आप एक कॉर्नर में जाते हैं 200-300 की स्पीड के ऊपर, आप बाइक जब लीन करते हैं तो आपके बिल्कुल बराबर एक और बाइक होती है, उसका टायर आपके बिल्कुल सर के बराबर होता है। तो वो ये देखते हैं कि हाउ कंफर्टेबल आर यू। अक्सर लोग होते हैं जैसी कोई बाइक बराबर आती है ब्रेक लगाती है वो डर के मारे बाइक को दे क्रैश, तो वो ये चेक करते हैं। और उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जाम होता है जस्ट टू सी कि आप फिट हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर कोई मसला है तो हाउ कैन दे निगेट दैट। तो इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको तकरीबन कोई 3 साल 2 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद आप जाके टेस्ट पास करते हैं। अच्छा, और आप सिर्फ वो वाहिद पाकिस्तानी है जिसके पास ये लाइसेंस, एग्जैक्टली ये लाइसेंस है। अच्छा, इसके साथ साथ चूंकि आपने स्टार्ट में कहा कि स्पोर्ट की तरफ इतनी तवज्जो नहीं है, चूंकि आप कराची से हैं, अभी हम पाकिस्तान की बात करें, आप मुख्तलिफ कंट्रीज में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अपने मुल्क में इसको प्रमोट करने के हवाले से या लोगों का जो रुझान है एक प्रोफेशनल वे में लाने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए, क्या सजेशंस हैं और इसमें आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मैं असल में पाकिस्तान अभी आया इसलिए हूँ कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक ट्रैक की कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकूं, थोड़ा सा एक माइंडसेट चेंज कर सकूं लोगों का कि बाइकर्स रेकलेस नहीं होते। ये एक स्पोर्ट है जिसके अंदर अगर आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पैशन है, लोगों के अंदर स्किल है, लोगों के पास बाइक्स भी हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर वो अपनी स्किल्स दिखा सकें, डेवलप कर सकें। तो इसलिए मैं आया हूँ कि किस तरीके से हम पाकिस्तान में एक ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं, और सिर्फ बाइकों के लिहाज से नहीं, उसके ऊपर गाड़ियां भी जाएंगी, कार्स भी होंगी, ड्रिफ्ट होगी, ड्रैग होगी, बट एक ऑर्गेनाइज चैनल होगा। तो जो रोड के ऊपर लड़के बाइक चला रहे होते हैं, दे आर व्हीलिंग एंड दे आर डूइंग स्टॉपीज, वो एक कल्चर खत्म होगा। लोग ट्रैक पे आएंगे, एक सेफ तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, तो एक नाम भी अच्छा होगा और एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा उनको डेवलप करने के लिए। अच्छा उस्मान, इसमें मुझे तो कम से कम 2 राय नहीं है, आई एम श्योर आपको भी नहीं होगी, आप भी पाकिस्तान के बेटे हैं, आप भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर है, और बाइक रेसिंग के अंदर तो पिंडी बॉयज इज अ ब्रांड ऑन अ लाइटर नोट हम सेइंग, लेकिन पूरे इवन हम लाहौर में रहते हैं तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर रात को सोने नहीं देते बाइकर्स, इतनी ज्यादा आवाजें होती हैं, रेसिंग हो रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली प्रोफेशनल नहीं है वो। आपने उसका प्रोफेशनल ट्रैक तो हमें बता दिया, आपने कहा कि कॉन्वर्सेशन चल रही है फॉर द प्रोफेशनल ट्रैक विद द गवर्नमेंट, आई बिलीव। कितना एक कोई महंगा ये प्रोजेक्ट है और क्या इसको हुकूमती सतह पे ही किया जा सकता है, या आपको लगता है कि अगर इसमें कोई प्राइवेट कंपनी, निजी शोबा आ जाए, कोई स्टेट डेवलपर आ जाए तो ये किया जा सकता है? इसके लिए क्या इम्कानात क्या हैं इसके लिए? देखें, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का ट्रैक बना रहे हैं। आपका ट्रैक $100 मिलियन का भी बन सकता है और आपका ट्रैक सस्ता भी बन सकता है। इट्स जस्ट कि हाउ डू यू पोजीशन इट, क्योंकि ट्रैक होते हैं उनकी भी ग्रेडिंग होती है कि आपको उसका कौन सा इवेंट करना है, F1 करनी है, MotoGP करनी है, उस लिहाज से भी होता है। तो कहने को हम बहुत पैसा भी स्पेंड कर सकते हैं और करने को हम बहुत कम भी कर सकते हैं। तो क्या ये कार रेसिंग और जो बाइक रेसिंग ट्रैक है ये 2 डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं उस्मान, या एक ही ट्रैक के ऊपर दोनों रेसिंग्स हो सकती हैं, दोनों रेसेस हो सकती हैं? एक ही ट्रैक के ऊपर दोनों रेसिंग होती हैं, तो एक ही ट्रैक के ऊपर आप ड्रिफ्ट भी होती है, ड्रैग भी होती है, कार रेसिंग और बाइक रेसिंग सब एक ही ट्रैक पे होती है। ठीक हो गया। अच्छा उस्मान, कोई मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से जो लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेसो का हिस्सा बने आज, सो वी वांट कि आप उन तमाम लोगों को जो बाइक रेसिंग का शौक रखते हैं, बाइक रेसिंग का, या जिनको इंटरेस्ट है, वो किस तरह से कर सके, तो एक मैसेज एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से। सबसे पहली चीज जो मैं जब से यहाँ पाकिस्तान में ऑब्जर्व किया और जो एक मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ वो है कि सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं देखता हूँ लोग बगैर हेलमेट के बाइक चलाते हैं, बगैर सेफ्टी के, दैट इज वेरी रॉन्ग। पहली चीज जो आप बाइक पे करते हैं बैठ के वो ये होती है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज यू आर एक्सपोज्ड, आप गाड़ी में नहीं है। तो इसलिए मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट और प्ली है कि जो बाइक चलाना सीख रहा है, जो कि चलाना चाहता है, रेस करना चाहता है प्रोफेशनली, मेक इट अ हैबिट कि आप जब भी घर से निकलें पहले से वो 2 मिनट की राइड हो, आप प्लीज हेलमेट पहने, प्लीज अपनी जैकेट पहने, क्योंकि उससे आप सीखने को भी मिलता है
होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है आपके। अच्छा उस्मान, चूंकि आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए जल्दी से मैं ये भी बता दें कि आप टारगेट क्या कर रहे हैं? रेसिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन गोल्स क्या हैं आपके इस करियर को लेकर? कहाँ पहुंचना है? मेरे सिर्फ 2 गोल हैं, वो बहुत क्लियर हैं। एक ये है कि सबसे पहली चीज मुझे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल रेस करानी हो, पाकिस्तान में एक ट्रैक होना है, सो दैट्स माय मेन गोल कि पाकिस्तान के अंदर जरूर ये स्पोर्ट आएगा। और दूसरा जो मेरा पर्सनल गोल है, आई वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट मच हायर लेवल्स, तो आई हैव सर्टेन कैटेगरीज दैट आई हैव टारगेटेड। इंशाल्लाह उसमें आपका मीडिया पार्टनर हम होंगे इंशाल्लाह। आप जरूर उसमें हमें बता दीजिएगा, हम खुद भी आ जाएंगे उस रेस में पार्टिसिपेट। वुड लव टू कवर दैट। उस्मान, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप पाकिस्तान के पहले सर्टिफाइड और इस वक्त तक वाहिद सर्टिफाइड रेसर हैं जिनके पास FIM रेसिंग लाइसेंस मौजूद है। आपने उसकी डिटेल्स भी बताई। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू ब्रदर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। और उस्मान गनी हमारे साथ थे और बड़ा मजा आया उनसे बात करके। वैसे बाइक रेसिंग इमरान के इंटरेस्ट आप सोच भी नहीं सकती कि इस वक्त जो लोग बाइक चलाते हैं वो कितने एक्साइटेड होंगे इस वक्त इस सेगमेंट को देख के। सो दिस वाज फॉर यू, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। आपके एक्साइटमेंट के लिए उस्मान ने एक बात की कि लोग यहाँ पे बाइक चलाते हैं और हेलमेट नहीं पहनते। वो न सिर्फ उस्मान हेलमेट नहीं पहनते बल्कि वो बाइक के ऊपर बाकायदा डांस भी कर रहे होते हैं, खड़े भी हो रहे होते हैं। लेकिन जी अभी एक्साइटमेंट के लिए आपको एक ब्रेक देते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या आपको पता है? हुआ, कब हुआ, अभी हुआ ये सब हुआ। और वो क्या हुआ? क्रिकेट में हुआ और सेकंड टेस्ट भी हम हार गए बहुत बुरे तरीके से। इससे पहले कि हम हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हंसना चाहिए भी। मतलब कर क्या रहे हैं पाकिस्तान? परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। अफसोस होता है कि जिस अंदाज से अगर फाइट करके हारते हैं, वो जो इमरान हम आपसे डिस्कस करते हैं तो दुख नहीं होता, लेकिन यकतरफा मुकाबले के बाद वन साइडेड हारते हैं तो बहुत दुख होता है। हुआ क्या? ना बॉलिंग चली, ना बैटिंग चली, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना, ना फील्डिंग चली। इतने कैचेस छोड़े हमने। ये हो क्या रहा है टीम के साथ? मतलब कोचेस की भरमार है, परफॉर्मेंस कक भी नहीं है, हो क्या रहा है मेरे साहब? देखिए, टीम की कारकर्दगी डिक्लाइन की तरफ है और इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इमरान के क्रिकेट बोर्ड किस नहज पर जा रहा है। बहुत सारी चीजें गलत हो रही है। हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि एक ऐसा वजीर आजम जो खुद क्रिकेटर रहा है और दुनिया की उसने तारीख रकम की है कि पहला टेस्ट क्रिकेटर किसी मुल्क का वजीर आजम बना है, उनके दौर में क्रिकेट बेहतर होगी। लेकिन कोचेस की भरमार। इमरान, जिस तरह आपने कहा, भारी भारी मुआवजे पर हमने कोचेस रखे हुए, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है। हम यहाँ बांग्लादेश या जिम्बाब्वे या श्रीलंका की कमजोर टीमों को हराकर खुशी के शादियाने बजाते हैं, और जब तगड़ी टीमें हमारे सामने आती हैं तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। प्रोफेशनलिज्म की कमी है, मेरिट की कमी है, पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम का इंतखाब हो रहा है, जिसकी वजह से टीम की कारकर्दगी बिल्कुल नीचे की तरफ है। आज आप देखें, न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त टेस्ट की आलमी रैंकिंग की नंबर 1 बन गई है और पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। हमारे नीचे कौन है? वेस्ट इंडीज वगैरह, उनसे तो हम वैसे ही जीत लेते हैं। तो ये सोचने की जरूरत है। इमरान, अगर आपने ईमानदारी से मेरिट पर इंतखाब नहीं किया, मैं आपको बता दूं, मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है वतन वापसी के बाद मिसबाह उल हक को टाटा बाय बाय कह दिया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तलाश में है किसी गैर मुल्की कोच की। और जो मेरे जराए बताते हैं कि गैरी कस्टन से बात कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, साउथ अफ्रीकन ओपनर गैरी कस्टन। ओके, अच्छा मिर्जा साहब, इसके साथ साथ अगर हम बात करें साबिक क्रिकेटर्स की, अब शोएब अख्तर ने कहा जी बॉलिंग बहुत ही इंतहाई निचले दर्जे की थी। आकिब जावेद ने कहा जी इनको तो कोई नौकरी ना दे, मिसबाह उल हक और अकार यूनिस को। वो भी आज इस बार उन्होंने खुल के तनकीद की है। तो क्या ये वाकई क्रिटिसिज्म जायज है? क्योंकि नॉर्मली जब हम देखते हैं इस तरह के मैचेस में सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इनको ही किया जा रहा है, क्योंकि टीम परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इन पे डिपेंडेंट होती है। बिल्कुल अरमला, आज तो आप पूरी तैयारी करके आई क्रिकेट की। मैं समझता था कि इमरान ही तैयार होता है। ये इनके जज्बात बोल रहे हैं। जज्बात बोल रहे हैं, जज्बात। अच्छा, जज्बात, अभी जज्बात पर काबू पाइए। शिकस्त और फतह तो खेल का हिस्सा होती है, तारीख का हिस्सा होती है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, बॉलिंग हमारी इंतहाई ना तजुर्बाकार। वकार यूनुस की ये 5वीं बारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मुख्तलिफ हैसियतों से काम करते हैं, हेड कोच रहे। आप बॉलर्स की परफॉर्मेंस देख लीजिए, इन एक्सपीरियंस बॉलिंग, और ये अपने आप पर, ये सर पर अपने ताज सजाने के लिए कि जनाब आली हमने तो यंगस्टर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया है और हम नया टैलेंट लेकर सामने आ रहे हैं। तो इसमें होता यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट की अगर देखी जाए, बात की जाए, तो बहुत मतलब हमने कोचेस के अपॉइंटमेंट में मिसबाह उल हक
वो कहीं उन्होंने कभी कोचिंग नहीं की, उनको हेड कोच बना दिया। तो आप खुद सोचें, फिर यूनुस खान उन्होंने भी कोचिंग नहीं की, माना बहुत बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन वो भी लाजमी नहीं एक अच्छा प्लेयर एक अच्छा कोच भी हो। आई एग्री विद दिस। अच्छा मिर्जा साहब, इसमें आप तो बात कर रहे हैं और हम सभी बात करें, क्योंकि फैंस डायरेक्टली सबसे पहले जो खेल रहा होता है उसको निशाना बनाते हैं तनकीद का, देन जो उनको ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन जो उनको लगा रहा होता है वो तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनके ऊपर है, जो क्रिकेट बोर्ड है हमारा। डोंट यू थिंक कि क्रिकेट बोर्ड को के जो ऑफिशियल्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, इनको चेंज किया जाए, जिनको डिसीजन लेना नहीं आता, और उसके बाद नीचे तक ये जाए हमारा पूरा असर? बिल्कुल आपने जाके सही जगह पर तीर मारा है इमरान, ये बिल्कुल आपने फैक्ट की बात की, हकीकत की बात की, ये कि लगाने वालों पूछे उनका भी एहतसाब हो। एहसान मानी साहब माशाल्लाह इस साल अपनी 76वीं सालगिरह मनाएंगे, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन जब से उन्होंने क्रिकेट बोर्ड का चार्ज संभाला है, टीम की कारकर्दगी जो है बजाय ऊपर की तरफ जाने के नीचे की तरफ जा रही है। वसीम खान को आप इंग्लैंड से इंपोर्ट करके लेकर आए हैं कि पाकिस्तान में कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था क्रिकेट का जो इतनी भारी तनख्वाह पर काम कर सकता है। वसीम खान को लाए हैं, वो गोरे कल्चर के आदमी है, पाकिस्तानी कल्चर से नावाकिफ है। जिस तरह से वो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, बेइंतहा क्रिकेट बोर्ड में बदनजमी जो है, अगर मैं ये कहूं कि अपने नुक्ते उरूज पर है इमरान, तो बेजा ना होगा। उरूज मुमताज जो क्रिकेट की चीफ सेलेक्टर है, वो कमेंट्री भी कर रही है, वो विमेन विंग में भी है, वो क्रिकेट कमेटी में भी है, और बेशुमार ऐसे फैसले हैं। सलीम यूसुफ जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, एकदम से मेन स्ट्रीम पे आ गए। यस, क्रिकेट कमेटी सब पसंद नापसंद की बुनियाद पर आप कर रहे हैं ना। क्रिकेट कमेटी के 3 चेयरमैन बदल चुके हैं, मोहसिन खान, वसीम खान, इकबाल कासिम चौथे आ गए, तो आपकी क्रिकेट किस नहज पर जा रही है? हम खुशी के शादियाने बजा थोड़ी वैसे थोड़ा बाइस, पता नहीं मेरा कमेंट हो ना जाए, थोड़ी बाइसनेस या थोड़ी डोमिनेंस, कराची डोमिनेंस नजर आ रही है हमें इस सारी सूरत हाल में, तो व्हाट डू यू से? कराची डोमिनेंस नहीं है इसमें। अगर आप ये मिर्जा साहब इन्होंने आपको भी कहा, ये कराची वाला मामला इन्होंने आपको भी कहा। मिर्जा साहब तो नाक़िद है। अच्छा मिर्जा साहब, आप इफ यू आर द पर्सन हु हैज टू टेक द डिसीजन, लेट्स सपोज आप सीनियर तज्जियाकार हैं, क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो अगर इस जो हमारी शर्मनाक शिकस्त है, इसके बाद हम अगर कुछ मेजर डिसीजंस हम आपसे पूछें कि क्या लेने चाहिए बोर्ड को जिसका हमें फायदा हो सकता है आने वाले वक्त में, तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको मिसबाउल हक को जो है वो घर भेजना होगा। वो चीफ सेलेक्टर की हद तक दुरुस्त है, लेकिन कोचिंग उन्होंने कभी नहीं की। उनको कोच बना दिया गया है, उनके सर पे 3 ताज पहना दिए गए, उनको हटाना पड़ेगा और फिर मेरिट पर इंतखाब करना होगा। पुरानी सिलेक्शन कमेटी को बहाल करना होगा। जिस तरह से एक चीफ सेलेक्टर होता था, उसके साथ 3 या 4 सेलेक्टर्स होते थे। ये जो उन्होंने नया सिस्टम किया है इमरान के जी, प्रोविंशियल टीमों के कोचेस जो है वही सेलेक्टर होंगे। वो अपने लड़कों को अपने पसंद नापसंद की बुनियाद पर लड़कों को जो है वो टीम में दाखिल करवा देते। 292 क्रिकेटर्स रह गए सिर्फ पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेल रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट तबाही की तरफ गामजन है। इनको इकदाम करने होंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट इन्होंने बंद कर दी है। इनको एक पुरानी रिवायती सिलेक्शन कमेटी और फिर उसका इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर होना होगा और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप भारी तनख्वाह दे रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये सब इकदाम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का लई हाफिज है। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी वाला एक फैक्टर आपने बिल्कुल सही कहा मिर्जा साहब। जिस तरह से जब भी हम दीगर स्पोर्ट्समैन से बात करते हैं, किसी भी स्पोर्ट में, चाहे टेनिस है चाहे कोई और स्पोर्ट है, लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मुल्क में लगता है कि सिर्फ क्रिकेट ही होती है और कोई स्पोर्ट है जिसको हम तवज्जो नहीं देते। अगर क्रिकेट के हालात ऐसे हैं तो हमें इस बारे में भी तो सोचने की ज़रूरत है कि जो इन्वेस्टमेंट हम क्रिकेटर्स पर या इनकी लीग्स पे करते हैं, हम अगर दीगर स्पोर्ट्स को करें तो शायद हमें को बेहतर या खातिर ख्वाह रिजल्ट्स मिल जाए। देखिए अरमला, क्रिकेट में पैसा बहुत है। आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा देता है। एहसान मानी साहब ने कहा था ना अब से कुछ अर्सा कबल कि अरबों रुपए है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, और वो कहते हैं कि ये कोविड में, पैंडेमिक में वो 2 साल तक क्रिकेट को जो है ना, वो क्रिकेट बोर्ड को कोई मसला ही नहीं होगा। क्रिकेट में पैसा ज्यादा है, दूसरे खेलों में सियासत ज्यादा है। दूसरे खेलों में एक तो पैसा नहीं है और ऐसे लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आ गए कि जो सिर्फ तस्वीरें खिंचाते हैं, जो अखबारात में या टेलीविजन चैनल्स की शह सुर्खियों की जद में रहना चाहते हैं। तो अगर आप इस पर तवज्जो नहीं देंगे, ग्रास रूट लेवल पर कुछ नहीं है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को इन्होंने बैनुल सूबाई राब्ते की वफाकी वजीर बना दिया है। 18वीं तरमीम के बाद खेलों की वजारत ही खत्म कर दी है। सूबाई जो है सूबों में जो है खेलों की वजारत है। तो इन सब चीजों को, इस सियासत को जब खत्म नहीं करेंगे तो कैसे होगा। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहबा को कुछ पता नहीं। वो लोग जो पाकिस्तान में खेलों में जो है अपनी सियासत चमका रहे हैं, माफिया है, वो जाकर उनको ब्रीफ कर देता है और कुछ भी नहीं होता। फुटबॉल का हाल देख ले, हॉकी का हाल देख ले, स्क्वाश का हाल देख ले, दीगर खेलों का सिवाय ओवरऑल हमें एक रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। आपने जो कि कहा कि आपके पास जराई की खबर है कि गैरी कर्स्टन में भी पाकिस्तानी टीम के कोच हो जाएं अगर मिसबा को रिमूव किया जाता है, जिसके आप चांसेस बढ़ गए, आपने भी कहा है। तो वुड इट बी अ फाइन डिसीजन या आपको लगता है कि कोई और भी अच्छा ऑप्शन है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर गैरी कर्स्टन के साथ साथ?
देखिए मसला ये है इमरान के हम गोरों से ही सही रहते हैं, हमारा अगर अपना कोच आ जाता है क्योंकि वो लड़कों के साथ खेला होता है, सियासत पसंद नापसंद बहुत ज्यादा हो जाती है। माजी में मिसालें हमारे पास है, हमारे पास डेव वॉटमोर कोच रहे, हमारे पास बॉब वुल्मर कोच रहे, हमारे पास जो थे वो अभी हाल ही में जो कोच गए मिकी आर्थर वो रहे, उससे पहले भी हमारे पास जेफ लॉसन रहे। तो गैर मुल्की कोच के आने से ये कि सियासत कम हो जाती है, मतलब वो तवज्जो देता है, वो प्रोफेशनल अंदाज से काम करता है। गैरी कर्स्टन जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ काम कर चुके हैं और हमारे कोचेज ने, अब मिसबाह उल हक ने कौन सा कोचिंग कोर्स किया है? आप न्यूजीलैंड के हेड कोच की मिसाल ले लें, वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो अपनी टीम को कहां से कहां ले गया। तो हमें ऐसे लोगों को लाना होगा जो प्रोफेशनल हो, जो काम करने में बिल्कुल एक प्रोफेशनल अंदाज से काम करना चाहते हो, लाइक्स डिसलाइक को पसे पर्दा रख दें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। ठीक है मिर्जा साहब, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे मिर्जा साहब ने, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा डिटेल। अच्छा एक बार रात को जागे अब आप सो जाएं, अब हम हार गए मैं इजी हो जाए। थैंक यू। सैड एंडिंग। ओके अच्छा जी, फाइनल हुई थे वैसे चंगी नहीं है लेकिन कोई वैसे आपको पता है जो लोग क्रिकेट व्यूअर्स हैं, जब टेस्ट मैचेस खास तौर पे मिर्जा साहब जैसे जो एनालिस्ट हैं, जब टेस्ट मैच देख रहे होते हैं, टेस्ट मैच टीमें हार जाती हैं, उनको बहुत दुख होता है, बिकॉज 4-5 दिन की मेहनत होती है। लेकिन इस मैच के अंदर शुरू से पाकिस्तानी टीम ने ऐसे लगता था जैसे गिव अप कर दिया, कम बैक करना चाहिए था, लेकिन कम बैक नहीं किया। सो बहुत बुरी एक और शिकस्त पाकिस्तान के हिस्से में आई है और उससे भी खतरनाक ये है कि हम जो रेटिंग्स है उसमें हम 7वें नंबर पे चले गए हैं आईसीसी रैंकिंग के अंदर। दिस इज मोर अनफॉर्चुनेट एंड न्यूजीलैंड इज ऑन टॉप। ऑब्वियसली अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो आगे आने वाले दिनों में हमें कुछ अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और हम बैठ के खुशी से बता ये उम्मीद सिर्फ फरमला के लिए है। नहीं वो वाला है, मैं इस उम्मीद से कट कर होता एक और वो भी होता है ना, आप तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये वाली लाइन अब नहीं एप्लीकेबल है लेकिन स्टिल चले जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अभी बहुत कुछ है एक्सप्रेसो में, आपने मिस नहीं करना, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में और अब मजीद ओबियसली कुछ बहुत अच्छी अपडेट्स आपके लिए हमारे पास हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तानी खवातीन के लिए पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने के लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं उसमें इजाफे का बिल मंजूर कर लिया और इस बिल को मलाला यूसुफजई एक्ट का नाम दिया गया है। बिल्कुल, मलाला यूसुफजई एक्ट की बात की जाए तो अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के ने मार्च 2020 में पास किया और बाद में 1 जनवरी 2021 को अमरीकी सेनेट में ये बिल पास हुआ और इस बिल की दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद इसी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दस्तखत के लिए व्हाइट हाउस भेज दिया गया है। बिल के मुताबिक अमरीकी इदारे बराए बैनुल-अक़वामी तरक्कियात 2020 से 2022 के दरमियान अपनी 50% स्कॉलरशिप्स पाकिस्तानी खवातीन को फराहम करेगा। एग्जैक्टली और पाकिस्तानी खवातीन को स्कॉलरशिप्स अहलियत की बुनियाद पर पाकिस्तान के हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत दी जाएंगी। बिल में यूएसएड से पाकिस्तान में तालीमी प्रोग्राम्स को वसअत देने और उन तक रसाई बेहतर बनाने का मुतालबा भी किया गया है। इस मकसद के लिए यूएसएड पाकिस्तानी निजी शोबे में सरमायाकारी करेगा और इस सिलसिले में पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मशवरा किया जाएगा। बिल के इतलाक के बाद यूएसएड सालाना तौर पर अमेरिकन पार्लियामेंट को रिपोर्ट देगा सिन्फ, अहलियत और डिग्री की बुनियाद पर कितनी स्कॉलरशिप तकसीम की गई और ये कि कितने दरख्वास्त गुजार अहल ना होने की वजह से रद्द कर दिए गए। बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2010 से लेकर अब तक यूएसएड ने तकरीबन 6000 पाकिस्तानी खवातीन को पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी हैं और अब मलाला स्कॉलरशिप एक्ट के तहत इन स्कॉलरशिप्स में मजीद इजाफा हुआ है। मलाला की शोबा तालीम में खिदमत की पहले ही दुनिया मुतरफ है और अब मजीद खवातीन को आला तालीम के मौके मैसर आ सकेंगे। इस बिल की मंजूरी के बाद मलाला यूसुफजई ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने साथ में शुक्रिया अदा किया और लिखा कि यूएस के 50% जो वज़ाइफ हैं वो पाकिस्तानी खवातीन को मिलेंगे। और मलाला ने यह भी कहा कि मैं बहुत पुरजोश हूँ और मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हूँ कि ये बिल हमारी बेहतरी के लिए रहनुमाई करेगा। और साथ में ये भी हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के इलाके सवात से ताल्लुक़ रखने वाली मलाला यूसुफजई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी जो लंदन है उधर से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है और अब वो शोबा तालीम के हवाले से काम कर रही हैं और ये एक बहुत अच्छी खबर है उन तमाम खवातीन के लिए जो स्कॉलरशिप्स जिनको मिलेंगी और इस हवाले से ये कहा जाए कि एक अच्छी अचीवमेंट है हमारे हिस्से में आई है। ठीक है, और मलाला जो कि बहुत बेहतर काम कर रही हैं। अगर तालीम के हवाले से हम बात करें, कुछ लोग उनसे नाला भी रहते हैं कि वो बहुत सारे कौमी इशूज़ के ऊपर बात नहीं करती, तो आई थिंक ये जो वो कर रही हैं ये भी बहुत बड़ा कॉज है। अगर इसके ऊपर पाकिस्तान की उन जैसी कई और बेटियां जाके स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ लें और बेहतर पढ़ लें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। वो किसी ने कहा था ना कि आप मुझे एक तालीमी याफ्ता माँ दें, मैं आपको एक तालीमी याफ्ता कौम दूंगा, तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। साथ साथ ही हम बात करें, चूँकि हम टैलेंट की बात कर रहे हैं, कुर्बानी की बात कर रहे हैं, स्किल की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात करें, तो हम
एजाज हसन को कैसे भूल सकते हैं जिनकी आज बरसी है? बिल्कुल, एजाज हसन की बात करें, बलूचिस्तान के इलाके मन में तालीम के फ़रोग के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसके साथ साथ हर कोई अपने लिए तो जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना ये बहुत कम लोगों का जज्बा होता है। और आज हम इसी जज्बे के हवाले से बात करें जिसे 7 साल पहले एतजाज हसन ने जिस जज्बे का मुजाहरा किया और जामे शहादत नोश किया। अपनी शख्सियात में से एक है, देखने वालों को शायद मालूम ना हो, एतजाज के ऊपर एक अदद फिल्म भी बनाई गई है, एक फिल्म भी है इनके ऊपर जिसमें इनकी पूरी कहानी दिखाई गई है, किस तरीके से इन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए, और ये उस वक्त की बात है जब बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे, स्कूल्स को टारगेट किया जाता था, सबसे ज़्यादा ईजी टारगेट्स ओबियसली स्कूल ही हुआ करते थे। और एतजाज ने जब महसूस किया कि एक मशकूक शख्स है जो कि स्कूल की जानिब जा रहा है, उन्होंने उसको रोकने के लिए और मुज़ाहमत करने के लिए अपनी जान दे दी। सबसे बढ़कर इस एज में किसी इस तरह का एक डिसीजन लेना या खुद को आगे कहने पेश करना किसी चीज़ के लिए, ये एक बहुत हौसले और जुर्रत की बात होती है, और इतनी छोटी उम्र में एतजाज ने किया। तो हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से एतजाज हसन को आज ट्रिब्यूट पेश करते हैं और उन तमाम बच्चों को ट्रिब्यूट पेश करते हैं जो किसी ना किसी तरह कौम की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए अब हम एतजाज की बरसी तो, लेकिन हम वी आर फीलिंग प्राउड, हमें अच्छा लग रहा है कि एतजाज जैसे बच्चे हमारी कौम का हिस्सा हैं जिनका हिस्ट्री में नाम है। आगे हम बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ आपके मसाइल की, यानी कि महंगाई के मसाइल की, जो कि बढ़ती जा रही है, काबू नहीं आ रही। चाहे सब्जी हो, चाहे दालें हो, चाहे चीनी हो, आटा हो, कुछ भी हो, जब भी जाते हैं, खासतौर पे मैं तो जब भी अम्मी के साथ जाता हूँ ग्रोसरी करने, यही सुनने को मिलता है महंगाई बहुत हो गई है। तो ऑब्वियसली जाती हूँ तो मुझे पता है बहुत महंगाई है, तो महंगाई हो भी गई है ऑब्वियसली। इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, बात करने के साथ साथ इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि लोगों की एक जानिब क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है, कुछ उनके पास इनिशिएटिव्स नहीं है, दूसरी जानिब जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो जो डिफरेंस है बेसिकली परचेजिंग पावर और जो की चीज़ों की कीमतें हैं वो मुसलसल ज़्यादा होता जा रहा है, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसी हवाले से अनीस मजीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, उनसे हम ज़रा पूछते हैं अजनास के हवाले से चूँकि उनकी एक्सपर्टीज़ हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के लिए क्या सजेशंस रखते हैं और इसकी वजह क्या देखते हैं। अनीस, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अलसुब आपको खुशामदीद भी कहते हैं और गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। सूरत हाल तो आपके सामने, बीइंग पाकिस्तानी हम कहीं ना कहीं सभी इससे हिट हो रहे हैं, बुनियादी वजह इसकी अब क्या देखते हैं, और अब तक हमने इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर क्यों कुछ खातिर खा इक़दाम नहीं किए? स्टिल सिचुएशन कंटिन्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी महंगाई हो रही है, आपने देखा है कि प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर भी है, और दूसरा मेजर इसमें इशू जो है ना, वो हमारी करेंसी जो है डिवैल्यू हुई है, उस लिहाज से उसका इम्पैक्ट अभी तक आ रहा है, जो कि हम पिछले 1.5-2 साल, पिछले 6 महीने से तो स्टडी है, प्राइसेस करेंसी में नहीं इतने बढ़े, लेकिन जो पिछला इम्पैक्ट है वो अभी भी आ रहा है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ 2-3 चीज आइटम जो मेजर हमारी हैं, जिसमें गंदम है, उसमें तो करेंसी का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। अगर इम्पोर्ट हो रही होगी तब तो ये महंगा कॉस्ट करेगा, लेकिन अभी यहाँ हमारे पास अपनी क्रॉप है और इंपोर्ट भी हुआ है। और एक तो मैं आपको इसका बताऊं गंदम का, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो मिलर्स को गंदम प्रोवाइड कर रही है 37 रुपए पर किलो में, और 37 रुपए जब पर किलो इनको प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसका आटा किसी को इस रेट में नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर 37 का ये बेचे तो 42 रुपए या 43 रुपए का आटा होना चाहिए, जो कि आम गरीब आदमी को मिलना चाहिए। चलिए, जितना गंदम देते हैं कम से कम उतना आटा तो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई वापस आटा लेने को ना किसी ने कहा है, ना कोई बेच रहा है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसको ख्याल करना होगा। एक चीज मुझे समझ नहीं आती, बीइंग अ बायर, सॉरी टू कट यू, हम जो जैसे आप आटे की बात करें, 2 के है तो वो भी कुदरती तौर पे ऑब्वियसली पैदा होने वाली फसल है, गंदम उससे बनता है, लेकिन सब्जियां जो कि उसी हालत में जिस तरह वो पैदा होती हैं उसी तरीके से काबिल इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमतों का बढ़ जाना समझ नहीं आता। चूंकि इससे पहले भी सब्जियां तो लोग इस्तेमाल करते थे, क्या बुनियादी वजह आबादी का बढ़ जाना है? क्या हमारी मैनेजमेंट उस तरीके से एग्रो बेस नहीं हो रही जिसकी वजह से जो सब्जियां आती हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचती? इसकी बुनियादी वजह क्या, या खुद से लोगों ने माफियाज बनाए हुए और सब्जियां तक महंगी बेचना शुरू हो गए? सब्जियों के हवाले से इन पर्टिकुलर बताइए, क्यों है महंगी? देखिए, सब्जियों में बेसिकली ऐसा है कि ये हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इसमें तो हमें इतने इश्यू होने नहीं चाहिए। मगर प्रॉपर जो है ना तवज्जो नहीं दी जा रही, जब ग्रोइंग पे तवज्जो नहीं दी जा रही, फिर स्टोरेज पे और उस पे नहीं दी जा रही, और जो आड़त बीच में है उनकी वो लोग जो
कीमत ले जाते हैं, फार्मर्स को भी इतने प्राइस नहीं मिलते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी प्रॉपर पॉलिसी बने ताकि जो फार्मर्स को भी जो उसके रेट मुनासिब मिले, फिर जो है हम कंज्यूमर को भी मुनासिब मिले। इसमें ये हो रहा है कि बीच में जो है वो रेट्स जो है ना बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जबकि अगर अभी भी आप देखें तो फार्मर्स को इतने ज्यादा रेट नहीं मिल रहे। तो ये पॉलिसी होनी चाहिए जो इसका कोई एक खुद मुख्तार बंदा होना चाहिए, जो मिनिस्टर हो या जो भी हो, उसके जिम्मे होनी चाहिए ये बात। लेकिन अभी भी मंडियों के अंदर तो वही पुराना आड़ती सिस्टम चल रहा है। हम देखते हैं कि सब मुख्तलिफ इलाकों से मंडियों के अंदर, जैसे लाहौर की मंडी है या कराची की सब्जी मंडी है या इस्लामाबाद की है, वहाँ पे सब्जियां लाई जाती हैं, वही आरटी सिस्टम है, एक शख्स खरीदता है, फिर वो आगे दीगर लोगों को बेचता है। तो वहाँ पे तो कोई चेक एंड बैलेंस एक अरसे से नहीं है, लेकिन कीमतें अब ज्यादा हैं, पहले इतनी नहीं होती थी। हाँ, पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब कीमतें ज्यादा होने की वजह यह है कि हमारी जो क्रॉप है ना वो कम होती जा रही है और उस पर सही तवज्जो नहीं दी जा रही। तो हमारी क्रॉप को सबसे पहले तो देखना होगा, फिर उसकी जो आप मंडी में भी अगर देखें ना, मंडी में भी प्राइस जो होती है वो फार्मर से मंडी तक आने में भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब मंडी से मार्केट में माल आता है ना उसमें आपको बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंस मिलता है। तो उसको चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि जो बीच के जो लोग हैं ना उनको जो है हमें इस कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि ये कि हमें एटलीस्ट कंज्यूमर को तो वो चीजें सही रेटों में मिले। आप अगर मंडी और मार्केट के रेट चेक करेंगे तो ये साफ जाहिर हो जाएगा, और ये हुकूमत का काम है कि उसको ध्यान रखा जाए। ठीक है, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो मिडलमैन प्रॉफिट है वो इसमें ज्यादा है। अच्छा, पिछले चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है चीनी, और एक बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान की आवाम का जो कि चीनी इस्तेमाल करते हैं, और हमारा बहुत कसीर तादाद में हमारी इन्वेस्टमेंट भी उसके अंदर, हमारे पैसे भी उसके अंदर जाते हैं। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि गुड़ को अल्टरनेटिव के तौर पर पेश किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि शायद हम अगर थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल हो जाएं टुवर्ड्स शुगर या इसको कम कर दें तो शायद जब इसकी डिमांड कम होगी तो इसकी प्राइस में भी कमी आएगी ऑटोमेटिकली। क्या डिमांड की कमी ही इसका सोल्यूशन है, या अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और अपनी मैनेजमेंट बेहतर करनी पड़ेगी इस प्रोडक्ट को लेकर? गवर्नमेंट को ही मैनेजमेंट बेहतर करनी पड़ेगी। देखिए, गुड़ की भी जो रॉ मटेरियल है वो तो शुगर कैन ही है ना। अगर शुगर कैन की प्रोडक्शन बढ़ेगी तब आप गुड़ भी ज्यादा बना सकते हैं, चीनी भी ज्यादा बना सकते हैं। अभी सूरत हाल ऐसी है कि देखिए अभी नई क्रॉप आई हुई है, शुगर का मैकेनिज्म ये होता है कि 4 महीने चीनी की मिलें चलती हैं और 4 महीने में पूरे साल का ये स्टॉक तैयार हो जाता है। तो अभी जो गन्ना जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं कि सिंध में 202 रुपए, पंजाब में 200 रुपए मन के, तो वो रेटों में गन्ना मिलर्स को मिल ही नहीं रहा। अभी जो रेट आम जो मिल रहे हैं मिलर्स को वो 250 रुपए मन मिल रहा है। तो इसका मतलब जब 250 रुपए मिलर लेगा तो वो उसको उसी हिसाब से बेचेगा। तो गवर्नमेंट को तो एक पॉलिसी होनी चाहिए, जब आप देखिए कि गन्ने के जब इन्होंने इतने सपोर्ट रेट फिक्स किए तो उस पर उसको रखा जाए। लेकिन अगर ज्यादा क्रॉप हो जाती है तो फिर मिलर्स इसकी रेटों में नहीं लेते जो गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि जो उसको सिस्टमाइज किया जाए और तरीकेकार किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि चीनी की मिलें जो हैं वो सब मोनोपोलाइज्ड है, कुछ 80 टोटल। एक्चुअली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि उसके ऊपर अच्छा एक और बड़ा अहम नुकता है दालों के हवाले से, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं कमोडिटी वाइज आपकी राय ले लूं। सब्जियों पे हमने बात की, चीनी पे बात कर ली, दालें बहुत सारी ऐसी हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम उनको काश्त कर सकते हैं लेकिन हम उनको इंपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा ज़र मुबादला हमारा चला जाता है उसके ऊपर, और फिर ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट महंगी भी हो जाती है यहाँ पे आके। तो इसकी इंपोर्ट को डिस्करेज कैसे करें हम? हमारी जरूरत भी है। एक वक्त में गोश्त महंगी चीज होती थी, घर पे बनते हुए दाल सस्ती होती थी, अब तो दाल गोश्त से महंगी हो गई है। तो इसका क्या करें? देखिए, ऐसा है कि 79-80 में हमने दाल इंपोर्ट करना शुरू की। इससे पहले जो हमारी जो प्रोडक्शन थी उतनी ही हमारी कंजम्पशन थी और हमें कोई इशू नहीं था। फिर हमने जो इंपोर्ट शुरू की तो फिर इंपोर्ट करते करते आज हम 70% इंपोर्ट कर रहे हैं और 30% जो है ओनली हमारी प्रोडक्शन होती है। उसकी वजह यह है कि हमारे फार्मर्स को इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते, उनको पता है नहीं जाता, उनको पता नहीं होता। जब इनके पास हमारे फार्मर्स के पास अगर क्रॉप ज्यादा हो जाती है तो भी इनके साथ इश्यूज होते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म होना चाहिए प्रॉपर। हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए और हमारी प्रोडक्शन पे इजाफे करना चाहिए। देखिए ना, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री का मकसद क्या है कि हम अगर दालें ही ना उगा सके तो फिर हम क्या उगाएंगे? हम उगा सकते हैं, दालें भी उगा सकते हैं, नेचुरल ऑफ कोर्स वेदर का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन हम उसको नहरी निजाम से और जो जितना वेदर है उस हिसाब से हम इसमें, मैं ये समझता हूँ कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। हील बढ़ेकर हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, साथ साथ अगर हम बात करें, एक बड़े गवर्नेंस की तो बात की आपने, गवर्नमेंट की तो बात की, सूबाई हुकूमतें इस हवाले से क्या इकदाम कर सकती हैं? बेसिकली तो अब सूबाई हुकूमत का मैंने आपको एक स्ट्रेट बात बताई कि गंदम देखिए सूबाई हुकूमत मिलर्स को 37 रुपए पर किलो प्रोवाइड कर रही है।
जब 37 रुपए प्रोवाइड कर रही है तो इसका आटा होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 41-42 रुपए का, 43 रुपए का, लेकिन वो आटा आज आपको 58 रुपए का मिल रहा है, इसलिए कि कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई हम जो 33 रुपए का गंदम आपको दे रहे हैं उसका आटा कहाँ जाता है। तो अगर पॉलिसी हो, अगर दोनों तरफ बराबर हो, बात हो, गवर्नमेंट उनको ले, पहले हुआ करता था कि गवर्नमेंट जितना प्रोवाइड करती थी वो मिलर्स अपने स्टोर्स लगाते थे और यूटिलिटी स्टोर्स पे बिकता था और रोडों पे ट्रक्स में बेचा जाता था आटा, ताकि आम आदमी को मिल सके। अच्छा, ये तो हमने सारी बात हुकूमत के हवाले से भी कर ली है, ऑब्वियसली कंज्यूमर के रेफरेंस से भी। इसमें एक हमारा सोशल बिहेवियर भी है। एक वक्त के अंदर अर्बन किचन गार्डनिंग बहुत से लोग करते थे, घर में सब्जियां उगाना। अब चूंकि शहर फैल गए, जगह कम हो गई और पानी उस तरह से नहीं मुयस्सर होता, तो लोग किचन गार्डनिंग से दूर हो गए, हम डिपेंडेंट हो गए बहुत ज्यादा मार्केट्स के ऊपर। तो ये ट्रेंड लाने के लिए गवर्नमेंट क्या इकदाम कर सकती है कि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो घर के अंदर छोटी मोटी सब्जियां किचन गार्डनिंग को वो करें? यस, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए तो सोशल मीडिया और मीडिया जो है ना वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्हीं पे लोगों को अवेयरनेस दी जाए और उन्हें बताया जाए कि इसका इस तरह फायदा है। मगर बेसिकली तो देखिए ना, आप चीनी नहीं उगा सकते, ना आप गंदम उगा सकते हैं। बेसिकली तो मेजर आइटम्स हैं जो कि आपको गवर्नमेंट पॉलिसी ही दुरुस्त कर सकती है और उसको हमें क्रॉप ज्यादा करने में मैं नहीं समझता अगर मेहनत की जाए तो कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम है या नामुमकिन है। मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है। अच्छा, आपने चूंकि लास्ट बिल्कुल हमारे पास वक्त कम है, तो मैं आखिर में आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने जितने भी मशवरे दिए हैं, इस सारी सूरत हाल के अंदर हम एक चीज़ लैक करते हैं और मुसलसल करते हैं, आप अग्री करेंगे इस बात से, वो है रिसर्च। हमने एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च कभी कंडक्ट नहीं की, उस तरह का सिस्टम नहीं है। पहले अगर होती भी थी तो अब उस तरीके से उसकी इफेक्टिवनेस नहीं है। मुझे याद है इमरान खान साहब ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा था कि तो हमें तो उसका रिप्लिका ही करना है, सिर्फ वहां से हमें आइडियाज लेने हैं, इतना कोई इशू नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का अव्वलीन काम ये होना चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वर्क करे और इससे ही हमारी इंशाल्लाह प्रोडक्शन बढ़ेगी। देखिए, ये सीधी चेन है। अगर आपकी एग्रीकल्चर बढ़ेगी तो आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपको फॉरेन एक्सचेंज आएगा और यही जड़ है। हमारे मुल्क को अगर तरक्की करना है तो एग्रीकल्चर से शुरू होगा, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर। ठीक है, मुख्तसरन ये जो, क्योंकि पोल्ट्री की हम अभी विजुअल्स भी देख रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, चिकन बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कीमत भी पिछले कुछ अरसे में बहुत बढ़ गई थी, अब सुना है कुछ कंट्रोल हुई, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन इसको लेकर भी आप अगर अल्टरनेटिव के तौर पे इसको भी लेके आए तो मेरे ख्याल में जो सब्जी के एंड पे हमारा बोझ है वो थोड़ा कम हो जाएगा और शायद प्राइसेस कम हो जाए। तो इसके लिए भी आप समझते हैं कुछ प्रॉपर पॉलिसी नहीं है इस वक्त गवर्नमेंट के पास? देखिए, जो बेसिकली इनका जो चिकन महंगी होने का रीजन ये है कि इनकी जो खुराक है वो बहुत महंगी हो गई है और जब वो खुराक महंगी होगी तो वो उसकी कॉस्ट महंगी हो जाएगी। तो अब ये कि जो खुराक की जो चीज़ें हैं उसको प्राइस कंट्रोल किया जाए और उस पर जो टैक्सेस हैं उसको कम किया जाए। उस पर 17% टैक्सेस है और दूसरा 3 और 2 5% ड्यूटी है। तो अगर गवर्नमेंट रियली चाहती है कि फौरी इसमें कुछ कमी हो तो उसकी जो खुराक है उसको कम किया जाए और फिर उसको मॉनिटर किया जाए। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये है कि ये जरूर है। थैंक यू वेरी मच अनीसा, बहुत शुक्रिया कि अर्ली इन द मॉर्निंग आपने इतना डिटेल बता दिया हमारे देखने वालों को। महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे थे कि खरीद तो कम हो रही है लेकिन उसके साथ साथ महंगाई में दिन ब दिन इजाफा। और इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हमारी जो सेगमेंट, अगला सेगमेंट माइंड मेटर्स, उसमें वकार अहमद मलिक और हिना नज़ीर बताने वाले हैं कि नॉर्मली हम अपनी मादरी ज़बान में बात करने में शर्म क्यों महसूस करते हैं। तो इनसे जानते हैं। ओवर टू यू। बताइए जी, क्यों करते हैं? थैंक यू अर्मिला एंड इमरान। वकार साहब, मुझे एक बात बताएं कि लोग अपनी मादरी जबान बोलने में आर क्यों महसूस करते हैं और वो ये क्यों समझते हैं कि जिसको अंग्रेजी अच्छी आती है, भाई बहुत फ्लुएंट है अंग्रेजी में, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत कूल है, और जो अगर सराइकी, पंजाबी, पश्तो, सिंधी किसी और जबान में बात करेगा, भाई वेरी अनकूल। आई थिंक देखिए, ये जो मकामी जुबानें हैं उनका मादूम होने का खतरा तो है और बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में आप देखें तो सिंधी को आप नहीं कह सकते, पठान को आप नहीं कह सकते, जीबी को आप नहीं कह सकते, इवन बलूचिस्तान को आप नहीं कह सकते। वो लोग बहुत अच्छी तरह अपनी मकामी जुबान बोलते हैं और वो ऑनर फील करते हैं, उसको ओन करते हैं। बिल्कुल। ये जो इज्तनाब है, ये रवैया जो है जनरली पंजाब में पाया जाता है कि बाकायदा हमें ऐसे लगता है जैसे कोई पंजाबी बोलने से कुछ जहालत का टैग लग जाता है और आप कुछ जाहिल होते हैं अगर आप पंजाबी बोलते हैं। आप बेसिकली बच्चों से क्या छीन रहे हैं? पंजाबी शोरा छीन रहे हैं, पंजाबी दानिश छीन रहे हैं, आप बुल्ले शाह, शाह हुसैन, वारिस शाह छीन रहे हैं, आप उनकी जो स्पेक्ट्रम है इसका विजडम का उसको महदूद कर रहे हैं। एक बच्चा है
वो अगर वारिस शाह, शाह हुसैन, बुल्ले शाह उनको भी समझता है, अगर वो टालस्टॉय और लाइक जॉन कीट्स और उनको भी समझता है, और वो फैज और मीर को भी समझता है, तो देखिए ना उसका कितना वो वसी हो जाता है। जिस जमीन में वो पैदा हुआ है उस जमीन के अगर वो शोरा को नहीं समझता या पंजाबी उसको नहीं समझता, तो आपने कितना उसके साथ बड़ा जुल्म किया। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि पंजाबी जुबान जो है ये दुनिया की 10 बड़ी जुबानों में आती है, दुनिया की 10 बड़ी जुबानों में। अब मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आज से 30-40 साल बाद क्या होगा, बिकॉज हमारी कोशिश ये है कि मसला एक लफ्ज़ है बारियां, क्या प्रॉब्लम है, यानी बारियों से क्यों हम होता है विंडोज कहना जरूरी। अब गानों में अगर वो आ रहे हैं तो वो बहुत हिट हो रहे हैं और बहुत कूल है भाई, गाना इज यू नो वेरी हिट क्योंकि बारियां उसमें आ रहा है। अच्छा, फिर मतरूक हो गए, मतलब अब भी इससे पंजाबी की एक बहुत बड़ी जो जुबान यानी उसके बहुत सारे अल्फाज मतरूक हो चुके हैं। मसलन एक लफ्ज़ है बोका, ठीक है। अब ये जो बोका लफ्ज़ है ये द्राविड़ी से ये उस साइड से आया हुआ है, पंजाबी का हिस्सा बना है। साणक हम कहते थे, साणकी वकार साथ सेगमेंट पे करें मादरी ज़बान ते, लेकिन तुसा पे गल करें उर्दू दे विच, मतलब मैंने समझ नहीं पई आंदी। तुसा चाहिए कि तुसा गल करो पंजाबी दे विच, मैं गल करा सराइकी दे विच, ताकि लोगों को समझ आवे। लेकिन मैं तो नहीं लोगों को समझ आसी, तेनु पंजाबी भी समझ आंदी है ते सराइकी भी आंदी है ना। नहीं, मैं थोड़े लोगों को समझ आसी। मैं इस तो पंजाबी ज़बान की गल ना करना पिया क्योंकि मैं वो कूल नजर ना आसा। हाय वकार साहब, अगर ये ऐसा कूल ना नजर आना चाहते तो हाँ कोई गल नहीं, मैं करना चाहनी हां। मेरी जेडी है मतलब भांजी बहुत अच्छी जुबान, मतलब बहुत अच्छी। मैं खुद इंटेंशनली अपनी बहनों आख्या सारे सिखाओ, और इस मतलब और पंजाबी जो बहुत अच्छी बिल्कुल फ्लुएंट है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके नाम है फ्लुएंट लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी। अच्छा, उस तो बाद है कि मेरे अपने बच्चे, ठीक है, इसी तरीके नाल जेडे असने अपने रिश्तेदार मुख्तलिफ हैं, तो वो देखो एक मोटी जी गल है। तो उसने बच्चा जेड़ा अगर वो पंजाबी नहीं बोलना पिया और वो गिराम है ना, तो गिराम वजने तो बाद जेडे गिराए ने बुजुर्ग हैं जिस टाइम तक कहने कि यार ये तो बड़ा कोई अंग्रेजी ते उर्दू तो वो डिटैच्ड हो गए, वो सारे ने पता नहीं ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਬਰਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਸੀ ਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਥੀ ਵੇ ਨੇ। एग्जैक्टली। तो पंजाबी ना कोई ताल्लुक इस नाल नहीं कि तुसी मतलब कूल लगने वास्ते तुसा जरूरी है कि तुसी अंग्रेजी या उर्दू एक एहसासी कमतरी। और मैं समझना कि हर वो फैमिली हर वो खानदान जेड़ा अपने बच्चा पंजाबी नहीं सिखाना पिया, सिरागी नहीं सिखेंदा पिया, बहुत पिया गलत करदा है, एहसासे कमतरी ने शिकार कि नहीं तोरी कूलनेस दा मयार या तोरी इंटेलिजेंस दा मयार नहीं हो सकदा कि तोनु अंग्रेजी आंदी है तो तुसा कूल हो। हर दुनिया ना वड्डा अदीब और हर दुनिया ना वड्डा दानिशवर वो भी जेड़ा कि अपनी जमीन नाल जुड़े हुआ, जुड़ा होया है। ठीक है, अगर वो जुड़े हुए नहीं तो वो अदीब नहीं बन सकता, दानिशवर नहीं बन सकता। सारे कल्चर दा हिस्सा है, सारी विरासत है, जिथों असां आए हां, जम्मे जाए जिथे हां उथाउं दी अगर ज़बान असां उभरदे हां, केड़ी सोहनी ते मिठी गल है। हां जी। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਿदैन उन्हें इंटेंशनली यानी इरादतन ये इंटेंशनली वकार साहब मेरी बहुत सारी मेरी खाला हैं उन्हां दे जेहड़े धियां पुत्तर हैं उन्हां नूं नहीं आंदी उर्दू च गल करे ने ते ओ उन्हां दे घर अंग्रेजी भी उभरी वेंदी है सारे घर च। तुसां यकीन करो मैं अपनी बहन नाल कहने बैठी हां तो स्ट्राइकी च स्विच करके अंग्रेजी ते ही आवे नहीं ते मैं पढ़ावा भी लिटरेचर है इंग्लिश लिटरेचर मतलब ओ भी समझ आंदी है। तुसने कदे इंज होया कि तुसने सहेलियां आखनी होवन कि ये तू की बोली पई है? नहीं मैं जा ते गई हां मैं एक साल घर ते गई हां अपनी बिलानी नाल वकार साहब ते मैं ना उत्थे हुन मैं आख्या इत्थे उसनु मैं कोई गल दसनी आई मैं आख्या सराइकी दसेनिया खाउन पीउन दे रिलेटेड आई मैं क्या सुन होले सराइकी दसा आ मिन क्या आदी पई चुप करके बात थे कहने समझ नहीं आंदी क्या अक्सर एरिया पेंडू अल्लाह कार साहब उस तो बात तो मैंने मेरा दुख लगा है ना कि मैं आख्या कि सारी ये जुबान है ते इसनु आसान ना करे दे बात मैं उस नाल बहु भिड़ियां मैं आख्या तू अगर कोई लगना चाहनी है तो तू सराइकी ना नहीं कर लेकिन मैंने तो ब्रोंडे ना बहुत अच्छा बहुत ही जबरदस्त एक्सप्रेशन है पंजाबी ना और मैं समझना कि अगर पंजाबी क्योंकि दुनिया की 10 बड़ी जुबानों च जुबान है और असं चाहते हैं कि अगर दुनिया की 10 बड़ी जुबानों च ही रवे असने जेडे लोग हैं जितनी भी अगली नस्ल है वो इस जमीन नाल जुड़ी रहे तो खुदा दे नाल ने उन्हां कूल मतलब नजर आने वास्ते तुसी अपनी जुबान सिखाओ प्रायोरिटी है। अच्छा वकार सारे सामने कोई वकार साहब अगर कोई अंग्रेज अपनी अंग्रेजी च गल करे ना तो सारा केड़ा कोई हैरान थी कि उन्होंने सुनने ना केड़ा पढ़ा लिखा है ना यार अगर असा किते बाहर बन के अपनी सराइकी या पंजाबी दे विच गल करसा तो वो भी बहुत हैरान थी सुन कि ए कैसे पे बोलदे ना उन्हें समझ आसी लेकिन तुसा उन्हां दे सामने बहुत पढ़े लिखे ते कूल ही रासो जी जी गल है लेकिन मेरे ख्याल है कि उतना जालत ने टैग असा नाल ला देता पंजाबी ने कि असि जिस टाइम खुद बोलने पे होना तो भाई वो पत्नी की यानी कोई अजीब कोई अनपढ़ी थी है
मैं तो वकार साहब मैंने लगता चंद ही लगी वैसा थे अगर मैंने मौका मिल सी अगले मेरे नाल इन्होंने समझ आंदी है तो मैं उभर सकती हाँ तो मैं हमेशा चाहता कि मैं सराई की उभरती रहा क्योंकि मैंने इस जबान नाल बहुत प्यार है तो मैं सुबह जबान ओन वेलकम बैक टू एक्सप्रेस वंस अगेन। और अब मुझे लग रहा था इमरान ज़्यादा बोलने वाले हैं तो मैंने कहा अच्छा मैं रुकती हूँ। अच्छा जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। वैसे तो लगता है कि ये अमूमन ये परसेप्शन होता है कि स्किन के जो मसाइल होते हैं वो सिर्फ ख़वातीन के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान आप परेशान ना हो, आपके मसाइल भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस मौसम में जो बेसिकली स्किन इशूज़ हैं, सर्दी में आपको ड्राइनेस हो जाती है, पानी कम पीने की वजह से भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। इन तमाम इशूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी स्किन की हिफाजत कैसे करनी है, अपने स्किन को किस तरह से केयर करनी है उसकी हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अली काज़मी, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर अली काज़मी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू जी, बिल्कुल ठीक ठाक और थैंक्स वेलकम फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू डॉक्टर अली। नॉर्मली इस मौसम में बहुत सारे स्किन इश्यूज होते हैं, चाहे वो खवातीन के हो या मर्द के हो। आज हम किन इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं? उसमें बहुत कॉमन दरअसल कुछ में वैसे तो बहुत इश्यूज हैं इस डिजीज इस विंटर्स के अंदर, मगर जो कॉमनेस्ट हैं वो तकरीबन 4-5 ऐसी डिजीज हैं जो मैं ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। मगर उससे भी पहले एक ऐसी चीज़ जो कि सर्दी में बहुत ज़्यादा होती है, मगर आजकल कोविड के अंदर क्योंकि मैं उसमें सबसे ज़्यादा वो चीज़ हम देखने में कर रहे हैं कि लोग हाथ बहुत धोते हैं नेचुरली। कोविड के अंदर हर बंदा कहता है कि मैं सैनिटाइज़र भी यूज़ करूँ, सोप भी यूज़ करूँ। उससे क्या हो रहा है कि बैक ऑफ द हैंड्स पे जब आप साबुन लगाते हो या कोई अपना आप सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं तो बैक ऑफ द हैंड पे उनके क्या होता है, एक्जिमा बन जाता है, चंबल बन जाती है ड्राइनेस की वजह से। ओवर ड्राई हमारा जो स्किन का पीएच है 6.5, वो पीएच आप उसको ख़राब करते हो, साबुन उसको ख़राब कर रहा है, साबुन उसको। और जो स्पेशली सैनिटाइजर्स, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर सैनिटाइज करना भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा तो हाथों को बस आपने इस तरह करना है क्योंकि अगर इस साइड से आप हाथ को करें इतना ज़्यादा वेरी थिक स्किन होती है। अब पूरे हाथ को जब करते हैं तो देन उसको बैक ऑफ द हैंड्स को भी बाकी हाथ को भी नेचुरली डैमेज कर रहा होता है। तो अभी तो हमने बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किए सैनिटाइजर्स वगैरह, तो अब नॉर्मली अगर हम आफ्टर केयर करें, अगर हमने सैनिटाइज किया तो हमें आफ्टर केयर क्या? मैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि लोगों को हो के करना कि हमने अगर तो सैनिटाइजर आपने यूज़ किया उसके उसी वक्त आप थोड़ा सा कोई मॉइस्चराइज़र लें, ताकि मॉइस्चराइज़र क्या करेगा, वो जो आपने शुरू में कहा कि पानी का हम इस्तेमाल कम करते हैं तो सैनिटाइज से वैसे ही हमारी स्किन ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। पानी का लॉस, हमारा जो पानी है वो कम होना हो जाता है हमारी स्किन के अंदर। तो उसमें क्या करें, आप मॉइस्चराइज़र जब करेंगे, जब मॉइस्ट करेंगे स्किन को, तो वहाँ से हमारा क्या होगा, जो पानी का लॉस है, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, वो हमारा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, पानी रिटेन करेगा अंदर। तो मॉइस्चराइजर इज़ वेरी गुड। अदर देन अब अगर आपने मॉइस्चराइजर से पहले एक्जिमा चंबल बन गई और लोगों ने बार बार किया, लोग आते लाल सुर्ख हाथ और जख्म बने हुए हैं, देन हमें पहले उसमें स्टीरॉइड्स लगवाने पड़ते हैं। पहले स्टीरॉइड और हम कहते हैं जो ही ठीक हो आपने उसके बाद मॉइस्चराइज उसको करना है। तो इसलिए एज फर द हैंड्स आर कंसर्न, कोविड इज कंसर्न, बिल्कुल मॉइस्चराइजिंग और सैनिटाइजर कम इस्तेमाल करें। 70% अल्कोहल होती है, वो और ज्यादा डैमेज करती है स्किन को। लेकिन कोविड भी तो जी आप सोप इस्तेमाल करें। अच्छा सोप जी सोप करें इस्तेमाल, मगर सोप में भी इतना ज्यादा बहुत भी ज्यादा अगर मैं इसको आसान करके बताऊं कि सैनिटाइज करने से बेहतर है हाथ धोएं। हाथ धोएं, ये ज्यादा बेटर है। तो जब मौसम के लिहाज से हम अगर बात करें तो उसका स्किन पे बहुत असर होता है। ज्यादा वल्नरेबिलिटी स्किन की कब बढ़ती है, गर्मियों के अंदर या सर्दियों के अंदर? इनके क्योंकि सरमा के मौसम की हम जिक्र करें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें वैसे ही कर लेनी चाहिए? बिल्कुल, कुछ ऐसे कि जो सर्दियों में तो कुछ डिजीज अलग हैं, गर्मियों की स्किन की अलग हैं, कुछ हैं सारा साल चलती हैं। मगर सर्दी की आपने कहा कि कुछ ऐसी डिजीज बताएं कि जिसके लिए अब उसके लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राइनेस ऑफ द स्किन, जो कि लोग कहते हैं मेरी तो बड़ी ऑयली स्किन थी, पैचेस बन जाते हैं, जी पैचेस बन जाते हैं। वो कहते हैं मेरी ऑयली स्किन थी मगर सर्दी में मेरी ड्राई हो गई। कई कहते हैं ऑलरेडी ड्राई स्किन, क्योंकि जब आप टाइप ऑफ स्किन के साथ होते हैं, ऑलरेडी ड्राई ओवर ड्राई हो जाती है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा एनी एमोलिएंट और मॉइस्चराइजर कोई इसमें से चीज लेके, और अगर एलोवेरा ऐड हो जाए, एलोवेरा अगर उसके साथ हो तो वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा डॉक्टर अली, जब हम स्किन केयर की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे आपने एलोवेरा का जिक्र किया, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम घर पर आम रूटीन प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज अ मॉइस्चराइजर उनको यूज करते हैं, क्या वो इतनी ऑथेंटिक या कह लें असर होता है? अच्छा देखिए, बिल्कुल होता है। एलोवेरा घरों के अंदर लगा होता है, हर घर के अंदर पौधा एलोवेरा का होता है। अब उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको बनाना नहीं आएगा, मगर कर सकते हैं घर में, इट्स वेरी गुड।
नेचुरली जो बाजार से मिलेगी चीज़ वो महंगी भी होगी, उसको प्रॉपरली टाइट्रेट किया गया होगा, तो घर पे भी कर सकते हैं आप उसको। जिसना घर में एक मैं आम टोटका सा बता देता हूँ, सस्ता और बहुत अच्छा। ये मेरे वालिद अल्लाह बख्शे वो बताते होते थे सबको, वो कहते थे बस भाई जाके ए वाला कर लो तो तुसी ठीक हो जाओगे। बिल्कुल। तो दैट इज ग्लिसरीन, प्योर ग्लिसरीन बाजार से खरीदे, सस्ती सी चीज़ है बिल्कुल। और उसके साथ एक्वा रोज, अर्के गुलाब, आपने दोनों बराबर क्वांटिटी का, जितनी ग्लिसरीन ली उतना एक्वा रोज आपने मिक्स कर लें सारा। और ये दुनिया का सबसे बेस्ट आपका मॉइस्चराइजर है। बेचारे गरीब लोग जो नहीं जाके अफोर्ड कर सकते मॉइस्चराइजर या एमोलिएंट्स ऐसे वाले, तो रूटीन में फुल बॉडी पे भी लोग कहते हैं हमारी तो पूरी बॉडी है, अब आप क्या ला के रोजाना का 1000 हम जिस किस्म की सोसाइटी में रहते हैं, जब भी स्किन केयर की या स्किन डिजीजेस की बात हम करते हैं तो हमारे जहन में खवातीन ही आती हैं कि खवातीन के साथ ये मसाइल हैं। हालांकि मेल्स की भी जो स्किन है वो इक्वली वल्नरेबल भी और इंपॉर्टेंट भी है और सेंसिटिव भी है। जो लोग बाहर खासतौर पे बाइक्स वगैरह पे जाते हैं, पोल्यूशन, डर्ट सारा, उससे मेल्स के लिए क्या प्रिकॉशंस है इस हार्ड वेदर को भी लेकर और जो चैलेंजेस हमारी स्किन को होते हैं? और उसमें क्योंकि ज्यादा मेल्स क्या है, बल्कि आपने कहा ना खवातीन ने तो घर में एक्सपोज ज्यादा मेल्स, जी बर्तन धोने या काम करने वो तो हाथ फटने उसकी वजह से है, वो तो अलग एक चंबल बननी है। मेल्स ज्यादा एक्सपोज बाहर हैं, आप देखें धूप में जाना, साइकिल पे जाना, मोटर बाइक पे जाना, सारा दिन बाहर काम करना, ये वर्किंग ऐसी है, मार्केटिंग की जॉब है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डू वेयर द सन ब्लॉक। लोग कहते हैं जी सर्दियों का धूप में क्या करना, यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा एक ये मिसकंसेप्शन को कि सर्दियों का धूप क्या है। इट इज़ द एटमॉस्फेयर जिसने ठंडा किया हुआ है। धूप में वही रेज हैं जो सारी जिंदगी सारा साल आज तक चलती हैं। धूप में बैठ के वो सर्दियों में धूप सेकते हैं कि भाई लो भाई धूप लेनी, सेकें, मगर कैसे सेकनी है। सूरज जो है आपकी बैक पे आना चाहिए। सूरज आपके बैक पे सूरज आए और फ्रंट के ऊपर आपके चेहरे पे ना पड़े, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग निकलते हैं काम करते हैं कि पता है वो कहते हैं यार कोई नहीं सर्दी में सन ब्लॉक नहीं, नो सर्दी में आपने सन ब्लॉक लगाना है, कम से कम SPF ऑफ 60 होना चाहिए। 60 होना चाहिए। और उसमें उसकी बेस जो है, याद रखें 2 बेसेस होती हैं इनकी, एक होता है वाटर बेस, एक होता है ऑयल बेस। तो जो ऑयल बेस्ड है वो सर्दियों में इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करे साथ साथ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो गर्मियों के लिए होता है, वो आपने गर्मी। पानी कितना जरूरी है इसके? जी पानी का ये है क्योंकि लोग पानी कम पीते हैं, खवातीन हज़रात सभी कम पीते हैं, सब कम पीते हैं। और यहाँ एक और चीज़ आती है, पानी नेचुरली सर्दी में दिल भी नहीं करता इंसान का पीने को, उतनी प्यास नहीं लगती इंसान की। जी बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होता, मगर उसके साथ एक और चीज़ गड़बड़ कर रही होती है। आप याद रखें सर्दी में इंसान चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीता है, मैं खुद भी ज़्यादा पी लेता हूँ कभी कभी कॉफ़ी। तो ज़्यादा पिए तो आपको नेचुरली आपकी यूरिनेशन ज़्यादा होती है, पानी आपका आउट बॉडी में से हो रहा है ज़्यादा, एक तो उसकी वजह से, इसलिए आपकी स्किन में ड्राइनेस उसकी वजह से भी ज़्यादा आती है। चाय पानी कॉफ़ी वगैरह आप पीते हैं तो इससे पानी का इस्तेमाल कम से कम, जैसे मैं गर्मी सर्दी में भी कहता हूँ, प्लीज़ आप 6 से 8 ग्लास, एक तो वैसे भी पी रहे होते हैं उसके साथ अपना खाने के साथ, मगर इसके साथ ज़रूर रखें आप अलग से, आपको होना चाहिए 6 से 8 ग्लास हो, दे मेक यू स्किन हाइड्रेट। अच्छा, ये जो मॉइस्चराइजर आपने देसी नुस्खा बताया सस्ते वाला, जी ज्यादा बना सकते हैं, तो सनब्लॉक भी कोई है नुस्खा ऐसा? नहीं, सनब्लॉक आपको खरीदने पड़ेगा, बहुत महंगा होता है ना। बिल्कुल, उसमें क्योंकि केमिकल्स डले हुए हैं, उसमें जो वो चीज़ें डली हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं आपकी स्किन को। फिजिकल सनब्लॉक, केमिकल सनब्लॉक्स हैं, वो डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि आपकी मैन्युफैक्चर होगी, फैक्ट्री में जाके बनेगा और फिर आप उसको लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर जी, जब भी हमने इसकी बात की, अब नॉर्मली जब हम खवातीन पानी का इस्तेमाल मर्द हज़रात भी, हमें गर्मी सर्दियों में स्पेशली हमें आदत होती है कि गरम पानी से हमने मुंह धोने और फिर हमने उसी से हाथ धोने और उसके बाद हमने मॉइस्चराइज नहीं करना, और फिर हमारे पोर्स ओपन होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है और खवातीन नॉर्मली कंप्लेन भी करती है कि पोर्स ओपन हो जाते हैं गर्म पानी का इस्तेमाल ज्यादा करने से। तो क्या इस हवाले से? अच्छा, मैंने कहा कि देखिए आपने कहा ना कि जो काम भी खवातीन ज्यादा कर रही होती हैं गर्म पानी के, वो तो चलो मैं कहूँगा ठंडे पानी से उन्होंने बर्तन वगैरह कपड़े नहीं धोने। पहली बात, क्यों? ठंडा पानी चिल ब्लेंस कॉज करता है, एक डिजीज है जो सर्दियों में आती है। आपके हाथ और पाँव जो हैं ये शल होने शुरू हो जाते हैं, हाथ और पाँव सर्दी में, और वहाँ पर से फटने शुरू हो जाते हैं, जख्म बन जाएंगे। और हम मरीज को कहें अगर आप मरीज चले गए सर्दी में बर्फबारी में तो यहाँ पर से उंगलियाँ झड़ जाएंगी, इस तरह की हाल हो जाता है उसके अंदर। तो इसे अवॉइड करें उन लोगों में कि जिनको ये प्रॉब्लम है। सेकेंड, हम आते हैं कि आपने कहा कि उसके पोर्स वगैरह ओपन हो जाते हैं। अच्छा, पोर्स बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं, आप ओवर ड्राई जब बहुत वेरी हॉट पानी के साथ आप नहाते हैं, स्किन ओवर ड्राई हो जाती है, याद रखें ओवर ड्राइनेस ऑफ द स्किन। तो वहाँ पर ये चीज़ें एक्स्ट्रा, अगर किसी की पोरस स्किन है वो मजीद और बढ़ जाएगी। तो इसलिए वही बात आ जाती है कि आपको अल्टीमेटली मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। और जिसको वो जो बीमारी है, वो जो मैं बता रहा हूँ आपकी चिल ब्लेंस वाली, वो आजकल बहुत कॉमन है। अच्छा, ये एक तो स्किन की डिजीजेस भी, और स्किन की डिजीजेस का सोल्यूशन भी नॉर्मली ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा एलिटिश
इससे फील आती है कि वही लोग स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो कैन अफोर्ड सम गुड फीसेस, दे हैव अ गुड नॉलेज समहाउ। एक आम आदमी स्किन की डिजीज को डिजीज समझता नहीं है, हालांकि स्किन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर होल बॉडी जिससे आप वो कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी अलामात हैं एक आम आदमी भी अगर महसूस करे अपनी स्किन के ऊपर, हाथों पाँव या चेहरे या स्किन को लेकर, जिसके बाद उसे लाजमी किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट के पास कि वो। अब देखिए, जिस तरह हमें आज सर्दी की अगर हम बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी मेरे हाथ फटने शुरू हो गए हैं, मेरे पाँव जो हैं कि सर्दी में उंगलियां इतनी इतनी सूज जाती हैं, वो कहते हैं हम उनको कहते हैं कि अब यहाँ से मैं चाहूँगा उनको एक मैसेज ये दे दूँ कि ये चीज़ वो घर बैठ के भी ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर के पास आने की भी ज़रूरत नहीं है। किस तरह वो ठीक हो सकती है चीज़? आप ग्लव्स पहने हाथों में और गर्म पानी से काम करें, लंबा काम करना है तो वो भी ग्लव्स पहन के करें। दूसरा, सारा दिन ऊनी ग्लव्स पहने। और जो पाँव हैं, 2-2 सॉक्स मैं हमेशा कहता हूँ, नीचे कॉटन सॉक्स, ऊपर वुलन सॉक्स पहने। आपने जब हीट प्रोड्यूस की तो वहाँ पर हमारी जो खून की नालियाँ जो सुंगड़ रही हैं, कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं हमारी सर्दी में, वो ओपन होगी। जब खून ओपन होगा तो ज़्यादा ब्लड आएगा। तो जो ब्लू हमारी नीली सी हो जाती है, हाँ, जी, तो वो इसी वजह से होती है। खून की नाली तंग हो रही है, वो नीली, वहाँ पूरा ऑक्सीजन और ब्लड नहीं जा रहा। उससे क्या होगा? खून की नालियां तंग, तो पाँव और हाथों की उंगलियां नीली होनी शुरू हो गई। पहला स्टेप नीला, उसके बाद लाल और उसके बाद जख्म, जख्म के बाद अल्सर्स, और अल्सर्स के बाद खुदा न खास्ता अगला गैंग्रीन या जो भी। अगर अच्छा, एज फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू होता है, हाई ब्लड प्रेशर का ख़ास तौर पे, वो अक्सर शिकायत ये करती नज़र आती हैं कि उनके पाँव की एड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, बहुत कॉमन है स्किन के साथ। ये इसकी क्या वजह होती है और इसका हल क्या है? वो ये है कि बहुत कॉमन है कि एड़ियाँ फटनी उन लोगों में ज़्यादा है। जैसे ब्लड प्रेशर से इसका कोई लिंक नहीं है। जो लिंक है इसका, अक्सर घर में औरतें, लेडीज़, बच्चियाँ ये नंगे पाँव फिरते हैं। जो लोग नंगे पाँव फिरेंगे, याद रखें, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी एड़ियाँ फटेंगी। और इस मौसम में और ज़्यादा, क्योंकि नेचुरली ड्राइनेस ऑफ द स्किन है तो और ज़्यादा होगा। उसके लिए दवाई दी जाती है, खाली मॉइस्चराइजर। उसमें एक दफ़ा अगर बीमारी डेवलप होगी, एड़ी फट गई, हाथ फट गए, चंबल बन गई, उसमें मॉइस्चराइजर काम नहीं करेगा। फिर आपको डॉक्टर के पास आपको यहाँ डॉक्टर, जैसे आपका क्वेश्चन था ना, आपको अब डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि पहले हम दवाई देंगे, कुछ स्टीरॉयडल ऑइंटमेंट्स वगैरह लगाएंगे, उससे पहले उसको ठीक करेंगे, फिर मॉइस्चराइजर की बारी आएगी। पहले दवाई ठीक हुआ, देन कम टू द मॉइस्चराइजर। वरना अगर मॉइस्चराइजर लगाते हैं, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं कि क्योरेबल है। ये क्योरेबल है, बिल्कुल क्योरेबल है। अच्छा, नॉर्मली हम लोग लापरवाही भी तो डॉक्टर साहब बड़ी करते हैं। अगर हम घर पे है ना, हम देसी टोटके लगाए जाएंगे, पैरों में आगे पानी नीम गर्म में डाल दिए, नमक डाल दिया, सोडा डाल दिया, लेकिन मतलब फिर भी कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो आप स्किन के साथ या फेस के साथ नहीं कर सकते। फेस के लिए तो बिल्कुल मैं कहता हूं, तो ये उन लोगों को बताना है जो घर पे बिला वजह के टोटके कर रहे हैं। वो जो घर पे ना कि वो आपने मिल्क शेक पकड़ लिया, उसके अंदर धनिया, अदरक, लहसुन डाल के वो फिर पता नहीं क्या वो लगाने बैठ जाते हैं ऊपर चेहरे पे, वो रिएक्शन देता है आपको। अल्टीमेटली कॉन्टैक्ट एलर्जिक रिएक्शन आएगा। अच्छा, एक बड़ा हमारे पास मसला आ गया, वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर एक्चुअली फीडबैक हमें आ रहा है, तो बताया गया कि कुछ लोग डैंड्रफ के बारे में पूछ रहे हैं। गर्म पानी से हम नहाते हैं तो हमारी अपनी स्नोफॉल नहीं रुकती हमारे गर्दन के ऊपर, और डैंड्रफ का कोई हल बताइए, क्यों होती है और कैसे बचें? अच्छा जी, बहुत, मैं इसी पर, जो मेरा आखिरी होना था वो इसी के ऊपर ही होना था कि डैंड्रफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। डैंड्रफ क्या चीज होती है? ये एक वो जरासीम होता है जो कि समझ एक फंगल की किस्म का होता है। वो सर्दी में ज्यादा डेवलप होता है, गर्मियों में कम। और दूसरा इसका रीजन क्या बनता है? जेनेटिकली। जिन लोगों को जेनेटिक्स के अंदर अगर माँ बाप को डैंड्रफ है तो बच्चों में जरूर आएगी डैंड्रफ। और आपने वही कहा कि एक दफा डेवलप हो जाए तो काले कोट जो है या वाइट होने शुरू हो जाते हैं। अब उसके लिए करना क्या है? सर्दियों में ज्यादा, गर्मियों में कम होता है। क्योंकि गर्मियों में आप क्या करते हैं, ज्यादा धोते हैं सर तो फ्लेक्स उतरते हैं सर के ऊपर से, आपका डैंड्रफ खत्म होती जाती है। सर्दी में हर बंदा कहता है 2-3 दिन बाद मैं सर धोता हूँ। उसमें बेस्ट है शैम्पूज, वो शैम्पूज जिसमें एक तो वो एलिमेंट हो कि जो फंगस को रोके, कीटोकोनाजोल एक प्रोडक्ट होता है वो, और साथ में एक केराटोलिटिक एजेंट। केराटोलिटिक किसको कहते हैं? एक सैलिसिलिक एसिड होता है, वो रंदा फेरता है। यानी कि आप स्किन में जब लगाएंगे, वो जो शैम्पूज हम देते हैं उसके अंदर एक तो उसने फंगस को खत्म किया जो रसीम डेवलप कर रहा है, और वहां से उखेड़ने के लिए, विदाउट नेमिंग एनी ब्रांड, जो हम मुख्तलिफ एड्स देखते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पूज के, आप उनको रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल नहीं रिकमेंड करते, नहीं करते। सिर्फ मेडिकेटेड जो FDA अप्रूव्ड होते हैं, जो मेडिकल कंपनीज लेके आती हैं। कभी कोई डॉक्टर, याद रखें, कभी कोई डॉक्टर एडवर्टाइजमेंट वाली चीजें नहीं करेगा। नॉट हमें करना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं वो करनी चाहिए, क्योंकि हम एक एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। हमें सिर्फ वो करना चाहिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज FDA अप्रूव्ड चीजें उसके अंदर आती हैं, वो चीजें हमें करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर अली, नॉर्मली ये जो डैंड्रफ वाला मामला है बहुत सिवियर भी होता है कुछ लोगों में। ये तो हम लाइट लेते हैं ना कि अच्छा डैंड्रफ हुई, शैम्पू किया, ऑयलिंग की हुई या डन,
बट स्टिल कुछ लोगों के बहुत मेजर इशू होता है, उनकी ये पलके वलके पे भी असर बिल्कुल, होता मैं है। यही अब उससे आगे चल रहा था। सर से अब डैंड्रफ जो है, बिल्कुल आप लगता है आपने भी कुछ डॉक्टरी थोड़ी सी मैंने कर लिया थोड़ी। मुझे अभी पता चला क्योंकि सर से डैंड्रफ आती है आईब्रोज पे, जहाँ जहाँ हेयरी एरियाज है, आईब्रोज से आईलैशेस पे, आपके नोज के अराउंड एंड मेल्स के चेस्ट के ऊपर आती है जहाँ बाल होते हैं। ये डैंड्रफ ट्रेवल करती है और फिर ये खाली डैंड्रफ नहीं रहती, फिर ये एक चंबल बन जाती है, एक्जिमा बन जाता है। तो टाइम कम है, इन 30 सेकंड्स जो लोग आपको देख रहे हैं, आप तक ओब्वियसली इनकी एक्सेस नहीं है, लेकिन स्क्रीन के जरिए अब हो रही है। से समथिंग टू देम। जी, मैं उनको वेरी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा जी, दो चीज़ें। एक तो इस मौसम के हिसाब से बताना चाहूँगा कि प्लीज़ हाथों को धोएं, मैं ये नहीं कहता ना धोएं। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज करना है। आप उस पर कोई बाजार का महंगा कतई इमोलिएंट वगैरह नहीं लेना, खुद ही जो मैंने बताया है ग्लिसरीन एक्वारोज मिल के आप क्या लगाएं बॉडी हाथों पे। अच्छा, बॉडी के जब लंबा काम करना है ग्लव्स पहन के करें, लंबा पानी का काम करना है ग्लव्स पहन के करें। और बाकी बॉडी के लिए हमने बता दिया द बेस्ट थिंग इज आपका ग्लिसरीन एंड एक्वारोज या एनी मॉइस्चराइजर, या वो आपने जरूर सर्दियों में लगाना। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली काज़मी, बहुत शुक्रिया बड़ा कि कॉम्प्लीट आपने बहुत अच्छे स्किन इश्यूज को आपने एड्रेस कर दिया। तो जो हमारे एक्सप्रेसो के नाज़रीन, आपको स्किन के कोई भी इश्यूज है इस मौसम में, तो आपने ये टोट के अपनाने। एक्सप्रेसो विल टेक केयर ऑफ योर स्किन एज वेल। हाँ, अभी ये भी हमने कर दिया। बस ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब बारी है हमारे हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट की। अच्छा जी, बिल्कुल जाइए। स्किन के इलाज के बाद अब आपकी सेहत अच्छी करते हैं। खुशी इज विद अस इन द स्टूडियो। वेलकम खुशी, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप लोग कैसे हो? आप वीक के बिड में हैं और फ्रेश चल रही हैं, मतलब सही है? ठीक है, वीक अच्छा है? क्या बता रही हैं आज? फुल बॉडी की एक्सरसाइज बताऊंगी, अपर बॉडी लोअर बॉडी एज वेल, दोनों लेग्स की भी। अपर बॉडी ऑब्वियसली आप अगर दोनों करें तो कोर तो एंगेज होती है आपकी। सो देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंट एक्सरसाइजेस जिसमें मैं अपर बॉडी और लोअर बॉडी को दोनों को एंगेज करूँगी। यू नीड डंबल, जिसमें आपने इसको ओवरहेड रखना, ओवरहेड स्क्वाट्स करने राइट अबव योर हेड, toes pointing 45 degrees, and breathe in as you go down, breathe out as you come up. Second exercise is lunges with front raises. You go for the lunge and front raise. Straight arms, lock your elbows, breathe in, bend your knees and lift your arms straight, breathe out. One more time, breathe in and breathe out. Next one is on the floor. Legs should be straight and straight up. Breathe out. For intermediate level, you can lift your legs up and go back. इसमें आपके डंबल पुलोवर्स भी हो रहे हैं, which will lift basically engage your back. ये 15 each side होंगे आपके, 15 reps each side. Next one is on the floor as well. Push-ups with rows, legs wide रहेंगी and आपने थोड़ा सा पीछे रखना और नीचे जाना and then forward, lift and push-up. जो basically beginners हैं वो lift करें and down and up and back to this initial position. And one more exercise, it's with both dumbbells, as well closed leg squats with calf raises. Squat down and lift your calves up. Breathe in, breathe out. Okay. 4 to 5 circuits करने हैं आपने, और इसमें 15 to 20 reps हैं each exercise. If you're very good, 5 sets. If you're a beginner, then 4 sets, 4 rounds. थैंक यू। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच खुशी। सुबह सुबह हमारे देखने वालों को इतनी अच्छी एक्सरसाइज बताने के लिए। नॉर्मली खुशी जब एक्सरसाइज बताती है तो हम इसका मकसद ये होता है कि आपने घर में करनी है। आप करते हैं? बिल्कुल। और नहीं, मैं सुन भी रहा हूँ और मैं साथ साथ ये भी सोच रहा हूँ कि लोग इतनी अगर सुबह ऐसी एक्सरसाइज कर लें तो कितनी फ्रेश पूरी मॉर्निंग हो जाती है। लेकिन हम में से शायद बहुत ही कम लोग हैं, हमारी ऐसी हेल्दी लिविंग है नहीं। वेल वंस अगेन खुशी, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं एक फेस्टिवल की, जो कि स्नो एंड कबड्डी फेस्टिवल हुआ है सवात के इलाके में। और ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन
आजकल चूंकि यहाँ पे स्नोफॉल हुई हुई है और इस स्नोफॉल को ये देखें जरा, कुछ यंगस्टर्स जो नौजवान हैं, जरा बताइए। कबड्डी हो रही है जी ये, और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर, और स्नोफॉल में इस तरह की जो इवेंट्स है या एक्टिविटीज है बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, और ये आप विजुअल्स अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवात में हुई है ये जी बिल्कुल, और इसमें मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं, मुख्तलिफ नौजवान एक दूसरे से मिलकर, एक तो वैसे ही शुगल बहुत ज्यादा किया जा रहा है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ गेम्स हैं जो यहाँ पे की जाती हैं। और कबड्डी अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। और वैसे मैंने स्नो कबड्डी मैंने पहली बार देखी अच्छा, हाँ, है। यूजुअली हम देखते हैं गुजरावाला वगैरह या हमारे पंजाब के इलाकों में प्रॉपर पंजाबी कबड्डी होती है, लेकिन ये स्नो कबड्डी हम पहली बार देख रहे हो। मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल तो होता ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजिंग होने के साथ साथ एंटरटेनिंग बहुत होता होगा। ये इसके कुछ विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, जस्ट टू चेंज योर मूड, कि आप बर्फ पे भी कबड्डी खेल सकते हैं। मूड चेंज की बात की है तो मूड चेंज में अच्छा नहीं, वैसे एक बात मैं कर लूं पहले, जो लोग मरी जाते हैं सिर्फ एक दूसरे को बर्फ मार रहे होते हैं उठा उठा के, आप बर्फ से कबड्डी भी खेल सकते हैं। इतने बुरे स्नोमैन बनाए होते हैं, सॉरी आई एम सॉरी, नो ऑफेंस। अच्छे स्नोमैन भी होते हैं। अच्छा, अच्छे स्नोमैन से मुझे कुछ एंटरटेनिंग और अच्छा याद आया, और मिस्टर बीन मुझे याद आ गए। आज आपको तो मिस्टर बीन का बर्थडे आज, अपनी हमखाना 66 बर्थडे है। इट्स गुड, और आज मिस्टर बीन की बर्थडे तो विश हिम वही पर हैप्पी बर्थडे। जी बिल्कुल, बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत अरसे तक एंटरटेन किया है। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, आज काजी हुसैन अहमद साहब जमात इस्लामी की साबिक अमीर, उनकी आज बरसी मनाई जा रही है। आज ही की तारीख में सन 2013 में हमसे वो जुदा हुए, सो हमारा उनको भी खराज तहसीन है। इसी नोट के ऊपर काजी हुसैन अहमद साहब को याद करते हुए प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर होता है। फिर मिलेंगे कल तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।